हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है, तो अगर आपने इससे पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देख के आइए, सो दैट आपको यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आगे वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। इस वाले वीडियो में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके लॉ एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, चाहे क्लैट हो चाहे डीयू का हो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस आते ही हैं। सो आप इस वाले लॉ को बहुत सीरियसली लीजिए और इसको यहीं पे पढ़ लीजिए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। अब बेसिकली हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपकी बुक का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। हम सबसे पहले उसे देखेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। उसके बाद में हमने जो भी पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है पिछले दो वीडियो में, तो टोटल 3 वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 2 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लस ये जो तीसरा वीडियो है, इन तीनों वीडियो का एक समरी हम इसी वीडियो में देखेंगे। एकदम एंड में मैं आपको पूरे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक तरीके से समरी बताऊंगा। सो पहले हम हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसे कवर अप करते हैं, एंड देन हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? डिस्चार्ज मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ऑफ पार्टीज बिटवीन पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक लॉ की टर्म में है। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट की जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह थे वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो उसे हम लॉ के टर्म्स में बोलेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने अब तक ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हो सकता है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। क्या कॉन्ट्रैक्ट था? हमने एग्जांपल मान लिया कंप्यूटर सप्लाई, 15 कंप्यूटर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ए ने बी को सप्लाई कर दिया, बी ने ए को रुपए दे दिए, तो अब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह थे सारी चीजें हो गई, तो इसको हमने लॉ की नजर में बोल दिया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला हमने इसको? हमने इसको बोल दिया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। सो डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ है और हम इसको लॉ के टर्म्स में ऐसा बोलते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नाउ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज आर क्रिएटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। When mutual obligation of parties are fulfilled, the contracts come to an end. Usually contract में mutual obligations होते हैं। Mutual obligations मतलब 2 persons के बीच में contract हो रहा है। वही हम example लेंगे, A और B के बीच में contract हो रहा है। contract किस चीज का है कि A जो है वो B को 15 कंप्यूटर देगा और B जो है वो क्या करेगा, वो हम 10 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है। 10 लाख रुपीज ए को देगा। सो ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है, मतलब ए की ऑब्लिगेशन है कि वो 15 कंप्यूटर बी को दे और बी की ऑब्लिगेशन है कि जब कंप्यूटर मिले तो 10 लाख रुपए ए को दे। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दोनों पार्टीज की कुछ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती है। जब ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो जाती है तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई। When contract is ended, it is said to be discharged. जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो हम बोलते हैं इट इज डिस्चार्ज, ठीक। डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने बता दिया डिस्चार्ज मीन्स क्या होता है। डिस्चार्ज मीन्स होते हैं टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस ऑफ द पार्टी। जो 2 पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस थे ए और बी के बीच में कंप्यूटर को लेके, वो रिलेशन सब खत्म हो गए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। Now, discharge of contract may be done by following ways. अब कॉन्ट्रैक्ट को बहुत तरीके से खत्म किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से वेज होते हैं, एक एक करके हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट, फिर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरीके हैं जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। इन 6 तरीके को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि इन 6 पॉइंट्स का मतलब क्या क्या है, ठीक है। सो ये चीज भी आपको यहां पे क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस मतलब क्या है? सो पहले हम देखते हैं यहां पे क्या है, इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसकी एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा।
when parties to a contract perform their obligation and fulfill their promises, the contract gets discharged by the performance. A offered to sell his dining set to B of rupees 10,000. B pays rupees 10,000 to A and A delivers his dining set to B. Here the contract gets discharged by performance as both parties fulfill their promises. अब discharge by performance का मतलब ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, मतलब हम ए और बी का एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन में देखा है। इलस्ट्रेशन में हमने देखा है कि ए जो है वो अपना क्या बेचना चाह रहा है, वो अपना डाइनिंग सेट बेच रहा है, ठीक है, वो अपना क्या डाइनिंग सेट बेच रहा है, वो अपना डाइनिंग सेट बेच रहा है। किसको दे रहा है, वो बी को दे रहा है। और बी क्या दे रहा है, बी जो है वो बदले में 10,000 रुपीज दे रहा है। किसको दे रहा है, वो ए को दे रहा है, और ए ये डाइनिंग सेट जो है वो बी को दे रहा है। अब जब ये पूरा काम हो गया, बी ने इसको 10,000 रुपए दे दिया और ए ने इसको डाइनिंग सेट दे दिया, तो पूरा जो परफॉर्मेंस था, जो काम जो था वो पूरा हो गया है, तो उसे हम बोलेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस लॉ की नजर में। मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस लिखे गए थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी गई थी कि किस हिसाब से परफॉर्म करना है, जब वो पूरी हो गई है तो हमने उसे बोला है, क्या बोला है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, सो ये वाली चीज हमें यहां पे क्लियर हुई। देन नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट। अब हम बात करेंगे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट की। ठीक है, कॉन्सेंट मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट मतलब होता है रजामंदी। एग्रीमेंट मतलब भी मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम एग्रीमेंट में जाए, जो मैंने आपको पहले जो मतलब बताया था, अगर मैं उस एग्रीमेंट में जाऊं तो मैंने आपको एग्रीमेंट मतलब क्या बताया था कि जब दो लोग अग्री कर रहे हैं किसी चीज पे, ठीक है, उसे हम अग्रीमेंट बोल रहे हैं। सपोज आप और मैं किसी एक चीज पे आके अग्री हो रहे हैं, ठीक है, एग्रीमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस। और कॉन्सेंट मतलब क्या है, कॉन्सेंट मतलब भी हुआ रजामंदी। जब दो लोग एक ही पॉइंट पे पहुंचे कि हाँ हमें ये मंजूर है, तो हम उसे बोलेंगे कॉन्सेंट। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट में ये कुछ तरीके से, मतलब यहाँ पे है कि किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट में। तो इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं, तो हम इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है नोवेशन। नोवेशन मतलब क्या हुआ, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब नोवेशन मतलब ये होता है कि एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हमने सब्स्टिट्यूट करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पहले बना होगा हमारा, अब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें कुछ चेंजेस वगैरह थे, तो हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। पुराना कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी हो गया, अब हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, तो उसे हम बोलेंगे नोवेशन, व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन रिसेशन, इसका मतलब क्या है, सर्टेन टर्म्स और ऑल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसिल्ड। जब कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स और पूरी टर्म्स जब कैंसिल कर दी जाती है तो उसे हम बोलेंगे रिसेशन। ठीक है, हम देखते हैं जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट बना होगा ए और बी के बीच में, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम तुमको ये कुर्सी दे देंगे 10,000 रुपए में, नहीं, उसके बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि कुर्सी ये हालत में होनी चाहिए, फिर इस डेट को कुर्सी मिलनी चाहिए, तो मैं तुम्हें रुपए ऐसे करूंगा कि पहले महीने इतने दूंगा, दूसरे महीने उतने दूंगा। तो यहाँ पे जब कुछ टर्म्स कैंसिल कर दी जाती है, पूरी टर्म्स कैंसिल कर दी जाती है, सो उसे हम बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आई। नाउ ऑल्टरेशन, when certain terms of contract are altered or modified with mutual consent of parties. When certain terms of contract are altered or modified with mutual consent of the parties. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स को बदला गया हो, फॉर एग्जाम्पल हम वही एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे ए और बी दो पर्सन है। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई होगी। अब क्या हुआ कि इसमें से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दोनों म्यूचुअल, मतलब दोनों को, बी, ए और बी ने सोचा कि नहीं यार ये दोनों टर्म्स अपने को जम नहीं रही है, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को बदल के कोई नया क्लॉज लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब बदल के हम कोई नया क्लॉज लिखेंगे, ऑल्टर कर देंगे उस टर्म को, उन कुछ टर्म्स को इन कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑल्टरेशन। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये वाली चीज भी आप समझ गए हो। देन रेमिशन, acceptance is made to a promise but not to the complete terms of promise but to a lesser fulfillment of a promise. रेमिशन मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारी टर्म्स वगैरह हैं, तो जो एक्सेप्टेंस होती है वो कुछ ही
टर्म्स पे होती है, बाकी पूरे टर्म्स में नहीं होती है, ठीक है। तो उसको हम रेमिशन बोलेंगे। देन वेवर, वेवर मतलब क्या है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अबेंडन देयर म्यूचुअल राइट्स, मतलब वो अपनी राइट्स म्यूचुअली दोनों बोलते हैं कि नहीं नहीं अब मतलब कोई मतलब नहीं है, हमने हमारी राइट्स वेव कर दी है, उन्होंने अपनी राइट्स को अबेंडन, मतलब तेरी भी कोई राइट नहीं मेरी भी कोई राइट नहीं, अपन दोनों ने म्यूचुअल कॉन्सेंट कर लिया कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। देन मर्जर, मर्जर मतलब क्या होता है, सर्टेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर मर्ज इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉन्सेंट ऑफ पार्टी, ठीक है। मान लो ए और बी के साथ में ए और बी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, एक पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट था और फिर ए और बी बाद में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आ गए दूसरी चीज पे, तो उन्होंने बोला कि अब अपन दोनों देखो इतने टाइम से बिजनेस में है, मतलब ए और बी ने सोचा अपन दोनों इतने टाइम बिजनेस में है, एक कॉन्ट्रैक्ट वो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ये चल रहा है, बहुत अफरा तफरी मची हुई है, क्यों ना दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज करके एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं और उन दोनों में अपन अपने अपने हिसाब से क्लॉजेस ऐड कर देंगे, तो मर्जर, यहाँ पे मर्जर हो गया दो कॉन्ट्रैक्ट का, क्लियर हुआ। अब ये जो मैंने आपको टर्म्स बताई है, ये टर्म्स कोई मतलब इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा इन द सेंस एक एक मार्क्स में आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, बाकी एज सच इतना डिटेल में जाके नोवेशन ऑल्टरेशन इन सब का एकदम मर्जर इन सब का इतना डिटेल में जाके कोई मतलब नहीं पूछेगा। हाँ, अगर आप एमसीक्यू बेस पे देखें तो एमसीक्यू बेस पे एक एक मार्क्स के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत आप इनको सुपरफिशियली लेवल पे याद रखने की कोशिश कीजिएगा, एकदम रटने की कोशिश मत कीजिएगा कि इन टर्म्स का मतलब ये, इन टर्म्स का जितना हो रहा है उतना ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो अगर आप में बुद्धि होगी और थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं कि इलस्ट्रेशन में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। A enters into an agreement with B for buying certain machine parts for their project. Before the agreement ends, A and B change the terms of agreement and include those terms in the agreement and include those terms in this agreement. This is a case of discharge by agreement. यहाँ पे क्या हुआ कि A और B agreement थे, आपको illustration A और B agreement में आए थे, contract में आए थे, उनको कुछ मशीन्स वगैरह चाहिए थी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन जब वो चीजें मतलब जब वो मशीन खरीदने गए उससे पहले ही उन्होंने क्या कर लिया था, कुछ टर्म्स, कुछ जो वो थे कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉजेस थे उस क्लॉजेस में कुछ बदलाव कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। क्योंकि आपस में क्या हुआ था, आपस में यहाँ पे क्या हुआ था, आपस में यहाँ चीजें आप दोनों जब दोनों ने मिल के कुछ क्लॉज को चेंज किया था, तो आपसी मामला है, दोनों कॉन्सेंट के माध्यम से यहाँ पे बदल रहे हैं, तो ये जो हमने डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट पढ़ा था ये उसी का पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाली चीजें। देन डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, performance of contract can become impossible with or without knowledge of the parties of the contract. It can also become impossible subsequently after the parties have entered into a contract. It can also happen by supervising impossibility. सेक्शन 56। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड तब होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन पूरे हो गए हो। अभी तक मैंने आपको मतलब ये बताया था, ठीक है, मैंने आपको मतलब ये बताया अभी तक, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हमने मान लिया कंप्यूटर का ही था, कंप्यूटर का ही इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था। ए ने बी को कंप्यूटर सप्लाई कर दिए, बी ने ए को रुपए दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये हमने देखा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तब भी तो खत्म हो सकता है कि जब ए बी को रुपए ही, जब ए बी को कंप्यूटर पहुंचा ही नहीं रहा है, कंप्यूटर आगे सप्लाई ही नहीं कर रहा है और बी ए को रुपए ही नहीं दे रहा है, तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे आ गया, तो नहीं भी कुछ करने से भी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना। यहाँ पे मान लो ए बी को कंप्यूटर ही नहीं दे और बी ए को रुपए ही ना दे, तो यहाँ पे चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट रुक गया ना, तो यहाँ पे हॉल्ट ही हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक है, सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक। अब हम इसको डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को कौन कौन सी चीजें होती है उसे समझते हैं, क्योंकि यहां पे क्या बताया गया था, इट कैन ऑल्सो हैपन बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है, हम इसे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है।
Supervening impossibility takes place by the following: destruction of the subject matter, death or incapacity, non-existence of state or thing having effect directly or indirectly on the contract. अब बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। आप कंप्यूटर वाला एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल हम लेते आ रहे हैं। आप भी बोर हो जाओगे कि सर यही वाला एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसी एग्जांपल को अगर हम बार बार चेंज करके समझेंगे हर कंडीशन में तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसके बजाय मैं बार बार अलग अलग एग्जाम्पल लूँ, ठीक है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। क्या कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कंप्यूटर का। ए का काम था कि बी को कंप्यूटर दे, और बी का क्या था? बी का था कि ए को रुपए दे। कितने रुपए दे? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस वो किसको दे? वो दे दे ए को, ठीक है। अब यहां पे जो कंप्यूटर, जो ए बी को जो कंप्यूटर दे रहा था, ये कंप्यूटर आ रहे थे यूएसए से। अब यूएसए से जिस शिप में वो आ रहे थे, वो शिप मान लो डूब गई। तो यहां पे क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्यूटर का था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्यूटर का था, और ये कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वही नहीं रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कैसे बढ़ेगा? ए कंप्यूटर जरूर देता बी को, लेकिन अब ये बीच में शिप डूब गई। जो यूएसए से कंप्यूटर को शिप लेके आ रही थी वही डूब गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है? यहाँ पे हमने देखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जिस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट था वो चीज ही नहीं है, वो चीज ही अब नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बताया गया है? डेथ और इनकैपेसिटी। अब डेथ और इनकैपेसिटी में ये है कि वही ए और बी के बीच में वही कंप्यूटर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मान लो बी की डेथ हो जाती है। ए उससे पहले, मान लो ए के पास में कंप्यूटर आ गए यूएसए से। शिप जो है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो शिप है वो यूएसए से आ गई है। कहाँ पे आ गई है? वो आ गई है इंडिया में, और ए के पास में आ गए हैं कंप्यूटर। अब ए जब बी को कंप्यूटर देता, इससे पहले ही बी की हो जाती है डेथ। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे आगे बढ़ेगा? भैया जिसको हमको देना है उसकी मृत्यु हो गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया वहीं पे, हम कैसे इसको सप्लाई करें? अब बी तो है नहीं, तो बी उस कंप्यूटर का करेगा क्या? और बी रुपए वैसे भी नहीं देगा, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ थिंग हैविंग इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। वही नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ थिंग। अब कोई एक वो चीज जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ठीक है। सो मान लो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? अब मान लो कहीं वो आ जाए, बाढ़ आ जाए, और वहीं पे कोई सामान का किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, अब वो सामान ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? देन आउटब्रेक ऑफ वार। अब वार वगैरह की सिचुएशन आ गई, तो फिर वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छा खासा युद्ध चल रहा है, और हमने एग्जांपल और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट से ही रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था दो पार्टीज के बीच में, दोनों प्राइवेट प्लेयर थे। लेकिन उस टाइम पे सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो गवर्नमेंट ने ले लिए, गवर्नमेंट को जरूरत भी थी। अब वैसे भी वार वाली सिचुएशन, या ऐसा कह लो कि एक इंसान इंडिया में था और एक इंसान पाकिस्तान में था, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अभी दोनों कंट्री के बीच में वार हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। चेंज और अमेंडमेंट्स इन लॉ। अगर लॉ में ही चेंज आ जाए, मान लो कि हम किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो कोई मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में कोई मेडिसिन को लेके कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कल को गवर्नमेंट कोई कानून लेके आ जाए कि ये वाली जो मेडिसिन है, XYZ करके एक मेडिसिन है, ये मेडिसिन आज के बाद में इंडिया में नहीं बेची जा सकती, और ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो XYZ मेडिसिन पे ही था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब ये था कि जब पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉजेस थे, वो क्लॉजेस जब पूरे हो जाते हैं, जब गुड्स की डिलीवरी हो जाती है और रुपए मिल जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना बताया। लेकिन यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी बताया कि संभव ही नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस लिखे हैं वो पूरे हो। अब वो सामने वाली की मृत्यु की वजह से हो जाए, चाहे लॉ में चेंजेस की वगैरह से हो जाए, या फिर जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो चीज ही नहीं हो, तो ऑफ कोर्स अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो नहीं पाएगा। सो यहाँ पे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में यही है कि जिस चीज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी में, वो संभव ही नहीं है अब, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ
हम यहाँ पे देखते हैं इलस्ट्रेशन डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बाय परफॉर्मेंस का हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए अग्रीड टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 1 लाख and deliver it after 2 months. After a week, A met with an accident and car got completely destroyed. The contract get discharged by impossibility of performance as the car was completely destroyed. बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है. क्या एग्जांपल बताया गया है कि A और B के बीच में क्या था? A और B के बीच में था कॉन्ट्रैक्ट. कैसा कॉन्ट्रैक्ट था? कॉन्ट्रैक्ट ये था कि A को क्या कर रहा है? सप्लाई ऑफ कार टू B, सप्लाई ऑफ कार टू बी, और बी को क्या कर रहा है? बी को ए को देना है 1 लाख रुपए. ठीक है, 1 लाख रुपीस. लेकिन होता यह है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 2 महीने बाद का था कि 2 महीने बाद अपन ऐसा करेंगे. ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट था इसका मैंने लिख दिया ये 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स. ठीक है, ये 2 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट था. ठीक. लेकिन होता यह है कि 2 हफ्ते बाद ही ये होता है कि ये जो कार है, इस कार का क्या हो जाता है? इस कार का हो जाता है एक्सीडेंट. इस कार का हो जाता है एक्सीडेंट. तो अब जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेके था? यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये कार को लेके था. अब ये कार ही नहीं रही क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो गया, तो ऑफ कोर्स डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. जिस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा, वो सामान ही नहीं रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है. ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई. सो आपको ये यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी क्लियर हो गया है. देन डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. टाइम इज वेरी सिग्निफिकेंट व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. According to a limitation act, a contract should be performed within a specified time called a period of limitation. If contract is not performed within the specified time and the other party does not resort to any action within the limitation period, then it is deprived of his remedy and the contract gets discharged by the lapse of time. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऐसा समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस टाइम में हमको ये चाहिए. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मान लो बहुत ज़्यादा एक हेल्थ क्राइसिस किसी कंट्री में आ गए हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस है किसी कंट्री में. मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ. हेल्थ क्राइसिस है किसी कंट्री में. अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, और यहाँ पे एक मेडिसिन है. मेडिसिन का नाम क्या है? एक मेडिसिन है. इस मेडिसिन का नाम क्या रख देते हैं हम? मेडिसिन का नाम कुछ भी रख लो यार. मेडिसिन का नाम हम पैरासीटामोल रख लेते हैं अभी के लिए. ठीक है, मेडिसिन का नाम पैरासीटामोल रख लो, क्रोसिन रख लो, या XYZ कोई ऐसा कोई फिगर ले लेते हैं. XYZ मेडिसिन का नाम क्रोसिन. XYZ क्यों ही लेना? मेडिसिन का नाम हमने रख लिया क्रोसिन. एक गोली आती है, वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अभी हमें एक एग्जांपल लेके समझना है. कंट्री में बहुत ज्यादा हेल्थ क्राइसिस है, सबको क्रोसिन की आवश्यकता है. इमेजिनरी सिचुएशन बनाओ. ठीक है, सबको क्रोसिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पूरे देश में क्रोसिन का सप्लाई करना है. अब यहाँ पे ये जो क्रोसिन है, मान लो ये आ रही है यूएसए से, ये आ रही है यूएसए से. ठीक है, लेकिन ये यूएसए से टाइम से नहीं आ पाई. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे ये जो मेडिसिन है विद इन 15th जून तक आप मुझे ये क्रोसिन दे दोगे, क्योंकि बी को ये जो मेडिसिन है ये दूसरे लोगों को देना है. यहाँ पे बी को ये जो मेडिसिन है ये दूसरे लोगों के पास में इस मेडिसिन को पहुंचाना है. अगर बी ने टाइम बाउंड मैनर में इस मेडिसिन को आगे नहीं दिया तो फिर ये जो दूसरे लोग होंगे ये दूसरे किसी से ले लेंगे, ये लोग ही विदेश से बुला लेंगे. तो यहाँ पे टाइम था. बी ने इन यहाँ पे जो लोग थे CDEF, बी ने इन सबको बोल के रखा था कि देखो भाई 15 जून को मुझे मेडिसिन मिलेगी, 17 जून तक तुम्हें मेडिसिन मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पे ए 15 जून तक मेडिसिन नहीं दे पाया क्योंकि यूएसए से जहां से ये मेडिसिन आ रही थी वो शिप डूब गई. यहाँ पे ये समझ लेते हैं. तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें टाइम बहुत मैटर करता है. ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और कई बार अब जैसे टाइम से चीजें सप्लाई नहीं कर पाते हैं
तो ये भी क्लॉजेज होते हैं कई बार कॉन्ट्रैक्ट में कि ए को रेमेडी देनी होगी बी को, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते, किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते। वो सारी चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती है कि अगर आप मान लो 4 दिन लेट हो गए या जो डेट हमने डिसाइड की उस डेट पे अगर आपने नहीं दिया तो फिर क्या होगा। सारी चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें लिख दी जाती है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको यहां पे समझाना ये चाह रहा हूं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो टाइम बीत गया तो फिर वो इसको बाद में मेडिसिन भी मिल जाए तो क्या ही फायदा, अब ये मेडिसिन का क्या करेगा, कोई काम नहीं इसका, ठीक है। तो टाइम बीत गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। अब ये उस कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तब उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे उन्होंने टर्म्स में लिखा था कि नहीं लिखा था कि सामने वाला इंसान एक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो उस चीज पे वहां पे डिपेंड करता है। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। एक बार इसको पढ़ लो सो आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी, देन हम लोग नेक्स्ट उस पे बढ़ेंगे। तो ये वाली चीज भी हमें हो गई है क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट तरीके का नेक्स्ट वाला कौन सा डिस्चार्ज है, द डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या है इसको हम एक बार देखते हैं। द फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ एन लॉ: डेथ ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी, इंसॉल्वेंसी, मर्जर, अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट कब कब खत्म हो सकता है, जब या तो डेथ ऑफ द ईदर ऑफ द पार्टीज, ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है कि एक इंसान मर गया, मतलब सामने वाला इंसान मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। देन इंसॉल्वेंसी, मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। इंसॉल्वेंसी को अच्छे से समझो, दोनों बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये समझो बहुत ही अच्छा पैसा है इन दोनों के पास में, ठीक है। लेकिन कल किसने देखा है, होता यह है कि ए को बी को क्या देना होता है, ए जो है वो बी को क्या देता है, हम यहाँ पे कुछ अच्छी चीज लेनी पड़ेगी। अब दोनों के पास पैसा अच्छा है तो क्या चीज लें हम यहाँ पे, ए बी को मान लेते हैं हम कोई एक तरीके से प्लेन, हवाई जहाज, ठीक है, प्लेन का कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो ए को बी को प्लेन देना रहता है और बी को बदले में ए को क्या देना है, यहाँ पे 100 CR रुपीज, 100 करोड़ रुपए उसको ए को देना है। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि आज टर्म्स एंड कंडीशन साइन हो गई और कल ए जो है वो बी को प्लेन दे देगा। बात हुई होगी कि अगर तुमको 15 प्लेन चाहिए तो मैं धीरे धीरे करके दूंगा, पहला प्लेन 1 महीने में, दूसरा 2 महीने में, तीसरे महीने में, ऐसे करके इनकी बात हुई होगी। लेकिन पता चलता है जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 15-20 दिन बाद यहाँ पे पता चल जाता है कि जो बी है, बी का क्या निकल गया, बी का दिवालिया निकल गया। मतलब जो सारी बैंक वगैरह है वो बी के ऊपर एकदम टूट पड़ी है कि भाई इतना तेरे ऊपर कर्जा है, वो पहले कर्जा तो दे दे। तो ये क्या हुआ, बी का दिवालिया निकल गया। तो क्या इस कंडीशन में तुमको लगता है कि बी 100 करोड़ रुपए को दे देगा? वो जो बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहा है, जो बैंक उसके घर पे आ गई है, जो बैंक बी के प्रॉपर्टी नीलाम करने पे आ गई है, वो क्या ही इसको रुपए देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि लॉ ही बोल रहा है भाई, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ में ही लिखा है कि अगर कोई पर्सन इनसॉल्वेंट है, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं चल सकता है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन मर्जर मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब दो कंपनीज मिल गई है, जो मर्जर होता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। देन अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है, कुछ अनऑथराइज्ड वे में उन टर्म्स को अल्टर करना है, नहीं जबरदस्ती करना है। जब हम कई बार ये देखते हैं कि दो पार्टी एकदम अड़ जाती है, अड़ जाना मतलब आमने सामने जाना कि मुझे ये मंजूर नहीं, सामने वाला बोला नहीं मुझे ऐसा मंजूर नहीं, तो जब दोनों अड़ गई है उस वाली चीज में, ठीक है, तो तब ये चीजें पॉसिबल, तब ऐसी चीजें हो जाती है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। देन डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मींस फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन बाय अ पार्टी when a party to contract does not perform his part of obligation, due to which contract becomes broken. The person who suffers because of breach is entitled to receive compensation or damages from the party who have breached the contract. Section 73 कौन सा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा एक्ट है, कौन से एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट लॉ गवर्न हो रहे हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। पुरानी चीजें भूलना नहीं है, पुरानी चीजों को याद रखना है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यह है कि दो इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट वही कंप्यूटर वाला हुआ है,
कॉन्ट्रैक्ट वही कंप्यूटर वाला हुआ है कि ए जो है वो बी को कंप्यूटर देगा और बी जो है वो ए को 1 लाख रुपए दे देगा, 1 लाख रुपीस दे देगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए ने बी को कंप्यूटर सप्लाई नहीं किए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि कंप्यूटर सप्लाई करना है, वो टर्म्स एंड कंडीशन का क्या किया, वो टर्म्स एंड कंडीशन का बी ने ब्रीच किया, वो टर्म्स एंड कंडीशन को बी ने ब्रीच किया है यहाँ पे, ठीक है, वो ए ने ब्रीच किया है, सॉरी, वो टर्म्स एंड कंडीशन को ए ने ब्रीच किया है कि ए ने कंप्यूटर नहीं दिया है, किसको नहीं दिया है, बी को नहीं दिया है। तो ऑफकोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि बी क्या करेगा, बी ए से क्या लेगा, बी ए से लेगा कंपनसेशन कि भाई देख शिप भी टाइम से आ गई, सब हो गया, तूने मेरे को क्यों नहीं कंप्यूटर सप्लाई किया है, तो मुझे इसका भुगताना भरना पड़ेगा तुझे। तो बी अच्छा खासा ए से कंपनसेशन लेगा, केस कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट विल डिसाइड, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बस यही था कि जब यहाँ पे क्या हुआ है, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो था, कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई है किसी एक पार्टी के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब यहाँ पे हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं, इलस्ट्रेशन में आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, ए अग्रीज टू सप्लाई 20 लीटर्स ऑफ ऑयल टू बी ऑन 1 जून 2014। On 1st June 2014, A does not supply the oil. Then A has breached the contract. Suppose A has supplied the oil, but B does not accept the oil, then B has breached the contract. In first instance, B is entitled to receive compensation from A, while in the later instance, A is entitled to receive compensation to B. अब इस इलस्ट्रेशन को समझ लेते हैं, ऑल्दो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड में, सो दैट आपको यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी हो। यहाँ पे क्या बताया गया है कि दो इंसान हैं, कौन कौन है वो दो इंसान, पहला इंसान है ए, दूसरा इंसान है बी, ए और बी दो इंसान हैं। हुआ ये था कि 1 जून, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 जून 2014 को क्या करना था, 2014 को ए को क्या करना था, ए को ऑयल सप्लाई करना था। ए हैज टू सप्लाई ऑयल टू बी, ए हैज टू सप्लाई ऑयल टू बी, ठीक है, ए हैज टू सप्लाई ऑयल टू बी, और बी को क्या करना था, बी को इसको रुपए देने थे, बी को रुपीस देने थे ए को। अब मान लो 1 जून 2014 को ये जो ऑयल है, ये ऑयल अगर ए बी को नहीं देता तो कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया, तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया कि ए ऑयल नहीं दे पाया बी को 1 जून 2014 को। लेकिन मान लो ए ने बी को ऑयल दे दिया, लेकिन बी ने लेने से मना कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया बी ने, ठीक है। सो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में अगर ए बी को ऑयल दे देता है और बी ऑयल लेने से मना कर देता है, तो फिर ए को कंपनसेशन मिलेगा, और ए को कंपनसेशन कौन देगा, ए को जो कंपनसेशन मिलेगा वो बी देगा, ए को जो कंपनसेशन मिलेगा वो कौन देगा, वो बी देगा। और वही अगर बी को ऑयल चाहिए, बी ए को रुपए भी दे रहा है, लेकिन ये जो ऑयल है ये 1 जून 2014 को बी को नहीं मिला, तो फिर बी को कॉम्पनसेशन मिलेगा, और बी को कॉम्पनसेशन कौन देगा, ए देगा, ठीक है। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है, ये वाली चीज भी आप यहाँ पे समझ गए हो, ठीक। अब हम यहाँ पे रेमेडीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेमेडीज आर मीन्स गिवन बाय लॉ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ एन पर्सन। A common remedy for breach of contract is awarding damages to the affected party. Monetary compensation given to the affected party for the loss or injury caused to him due to the breach is called damages. The objective of awarding damages by court is put the injured party in the same position as it would have been if the contract has not been breached. अब जरा हम डैमेजेस को पढ़ लेते हैं कि डैमेजेस मतलब क्या होता है। देखो, सिविल लॉ का एक केस होता है, सिविल लॉ का एक फंडा है। सिविल लॉज में यूजुअली मनी मैटर से रिलेटेड बात होती है, प्रॉपर्टी वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें सिविल लॉज में आती है। ये डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ फर्स्ट नंबर की वीडियोस में। पहले नंबर की जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि सिविल लॉ का एक प्रिंसिपल है। सिविल लॉ का जो प्रिंसिपल है वो मैं आपको बताता हूं। मान लो दो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट को भी भूल जाओ, दो पार्टीज हैं ए और बी, ठीक है, दो पार्टीज हैं यहाँ पे। मान लो, चलो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट वही ऑयल वाला का ले लो, ऑयल वाले का ही हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन में समझाया है। इन दोनों के बीच में ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए बी को ऑयल देगा और बी ए को रुपए देगा, ठीक है। अब मान लो कि जो ए है वो बी को ऑयल नहीं दे पाया, तो बी की थी इंडस्ट्री, बी को पूरा काम करना था ऑयल से, लेकिन ए बी को ऑयल नहीं दे पाया, तो बी क्या हो गया, बी नुकसान में चले गया। बी क्या हुआ, बी नुकसान में चले गया। तो यहाँ पे सिविल लॉ ये कहता है कि जो बी को नुकसान हुआ है पूरा, वो नुकसान कौन भरेगा, वो नुकसान भरेगा पूरा ए। यहां पे बात ये कही गई है कि कोशिश ये की जाती है, कंपनसेशन का मतलब क्या है, कंपनसेशन देते क्यों है, कंपनसेशन का मतलब क्या है, पनिशमेंट देना होता है क्या, पनिशमेंट तो ठीक है, लेकिन कंपनसेशन का जो दूसरा पर्पस है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। कंपनसेशन का जो दूसरा पर्पस है वो ये है कि मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो बी जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में ही वो रहे। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या हुआ, मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑयल को लेके, लेकिन ए बी को ऑयल नहीं सप्लाई कर पाया तो बी को नुकसान हुआ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो बी को तो नुकसान नहीं होता, बी कम से कम ए के भरोसे तो नहीं बैठा होता, बी किसी और से ले लेता। तो जो इसको नुकसान हुआ है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं होता तो उसकी पहले वाली कंडीशन में जो बी था उसी कंडीशन में बी को लेके जाना है, उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है। समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले बी जिस स्थिति में था उस स्थिति में बी को लेके आना है, इसलिए कंपनसेशन की मांग की जाती है। समझ में आया। तो यहां पे जो बी को जितना नुकसान हुआ है उतने नुकसान की भरपाई ए को करनी होगी। समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब इसी चीज को उल्टा करके समझते हैं। उल्टा मतलब हम अब ए के नजरिए से समझते हैं। मान लो ए ने ऑयल बुलवा लिया, ए ने है जो ऑयल गल्फ कंट्री, अरब कंट्री, वहां से गल्फ कंट्री से ऑयल बुलवा लिया ए ने। अब ए जब बी को ऑयल देने जाता है तो बी क्या करता है, बी मना कर देता है कि मुझे ऑयल नहीं चाहिए। तो ए ने तो ऑयल बुलवा लिया, अब ए को तो आगे रुपए देना है, लेकिन बी ने मना कर दिया, तो अब ए रुपए कहां से लाएगा, ए रुपए कहां से लाएगा। सो यहां पे कंपनसेशन बी से लिया जाएगा कि ए को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उस नुकसान की भरपाई बी करेगा। सो यहां पे क्या हुआ कि मान लो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो ए ऑयल मंगवाता भी नहीं। अब ए ने ऑयल मंगवा लिया है तो जितना भी नुकसान हुआ बी ने भरा। तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले वाली स्थिति में, कॉन्ट्रैक्ट के पहले ए की क्या स्थिति थी, कॉन्ट्रैक्ट के पहले ए की क्या स्थिति थी, उस स्थिति में पहुंचाना बी की जिम्मेदारी है। तो उतना कंपनसेशन बी से लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के पहले जो ए की स्थिति है उसी स्थिति में हमें ए को पहुंचाना है। सो जितना भी ए का नुकसान हुआ है वो बी को भरना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। ठीक है, सो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने डैमेजेस का टर्म दिया था। ठीक है, मॉनेटरी कंपनसेशन गिवन टू द अफेक्टेड पार्टी फॉर लॉस और इंजुरी कॉज टू हिम ड्यू टू ब्रीच इज कॉल्ड डैमेजेस। जो मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है सामने वाली पार्टी को, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो सामने वाली पार्टी को जो नुकसान होता है उसके बदले में मॉनेटरी कंपनसेशन मतलब जो रुपए दिए जाते हैं उस कॉम्पनसेशन को हम क्या बोलेंगे, उस कॉम्पनसेशन को हम बोलेंगे डैमेजेस। ठीक है, उस कॉम्पनसेशन को हमने बोला है डैमेजेस। समझ में आ गई ये चीजें। देन the objective of awarding damages by court is to put the injured party in the same position as he would if the contract have not been breached। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मकसद है, कोर्ट कंपनसेशन किस आधार पर लगाता है, कोर्ट बोलता है ना इतने रुपए भरो, तो वो क्यों बोलता है, वो उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका तात्पर्य ये होता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैसा का वैसा रह जाता, मतलब सामने वाली पार्टी को कितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से कोर्ट देखता है कि हाँ इसको इतना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से कोर्ट बोलता है अलग अलग केसेस में। कभी 10 करोड़ भी बोल देता है, कभी 500 करोड़ भी बोल देता है, कभी 10,000 भी बोल देता है। तो कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट दोनों की पहले की कंडीशन देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले की क्या थी, और कॉन्ट्रैक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता, मान लो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाता तो कंडीशन क्या होती, उस हिसाब से कोर्ट फिर कंपनसेशन की बात करता है यहाँ पे।
दिस इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसको क्या कहा गया है, इसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। The basis of this doctrine is awarding damages for pecuniary loss incurred by the party to the contract। इस डॉक्ट्रिन का बेसिस क्या है कि अगर एक पार्टी को नुकसान हो रहा है तो उस पार्टी को क्या करें, उस पार्टी का भुगतान करें, उस पार्टी को रुपए दिए जाएं ताकि वो जो उसको नुकसान हुआ है वो उस नुकसान से उभर पाए और पहले वाली कंडीशन में जा पाए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक, सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नाउ अब हम यहाँ पे डैमेजेस का इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। A agrees to deliver 40 bags of rice to B for rupees 20,000 on 15 July 2014 on 15th July 2014 on 15 July 2014 A delivers only 20 bag of rice to B. B is entitled to receive from A for the loss that he has suffered of a non-delivery of the bags of rice. अब यहाँ पे बात बेसिकली यहाँ पे डेट फेट को भूलो, तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि A जो है वो 40 किलो चावल 40 kg ऑफ राइस 40 किलो चावल किसको देगा, वो B को देगा। लेकिन A क्या करता है, A सिर्फ 20 kg देता है। ए क्या करता है, ए सिर्फ 20 kg देता है, तो बी को जो 20 किलो का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ए करेगा। क्योंकि बी को क्या करना था, बी को हो सकता है आके चावल देना हो, बी को हो सकता है कस्टमर को देना हो, या बी किसी और से मांग लेता। भाई अगर तुम पहले बोल देते तो बी 20 किलो का अरेंजमेंट कहीं और से कर लेता, तुमने बोला भी नहीं, वो तुम्हारे तो वो ए के भरोसे बैठा रहा बी कि ये पूरे 40 किलो देगा, पहले से बोलना था ना उसको, तो बी को जो नुकसान हुआ है वो ए भरेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सो ये था डैमेजेस का इलस्ट्रेशन। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है खत्म। जो भी आपकी बुक में जो हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था वो यहीं पे होता है खत्म। अब बारी है हमें क्विक रिवीजन करने की। जो हमारा लास्ट टॉपिक था डिस्चार्जेस, वो भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम एक करेंगे क्विक रिवीजन, एक जल्दी से फटाफट एक क्विक रिवीजन करेंगे। इन सब का मतलब एक एक करके समझेंगे कि इन सब का मतलब यहाँ पे क्या है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है उन दो वीडियो में और इस वीडियो में, इन तीनों का हम एक कॉम्बो करके, ठीक है, इन तीनों वीडियो का एक सारांश हम यहाँ पे जानेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हो तो वो देखिएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको समरी दे रहा हूं। और अगर आपने पहले दो वीडियोस बहुत अच्छे से देखे हैं, फिर भी एक बार सुन लो, फिर भी एक बार देख लो, हो सकता है कोई नई चीज जानने को मिल जाए, नहीं तो आपका ही एक रिविजन हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब जब हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही लिया है तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये इन सभी टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब हमने खत्म कर लिया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इन सभी टर्म्स का मतलब हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। सो एक एक करके हम समझते हैं, यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि क्या हमको इनके मतलब पता है। और अगर कोई सा टर्म छूट गया है तो अभी हम उसका मतलब भी जान लेंगे, लेकिन छूटा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या था, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने देखा था अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है। हमने बात की थी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, all contracts are agreement but not all agreements are contract। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, all contracts are agreement but not all agreement are contract। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट एक प्रॉमिस होता है। जब दो लोग किसी एक चीज पे अग्री करते हैं तो वो हो गया अग्रीमेंट। अगर मैं आपको मेरे घर पे आज रात में डिनर पे बुलाऊं, सो ये क्या हुआ, और आपने हाँ भर दी, और मैंने आपको बुलाया, मैंने भी हाँ भर दी, तो ये हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि आज रात को हम मिलेंगे डिनर पे। लेकिन यही एग्रीमेंट पे अगर यही एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए तब क्या होगा, तब ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट प्लस उसमें कोई लॉ आ जाए तो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक, अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि अग्रीमेंट जो होते हैं वो इलीगल भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते। बेसिकली ऐसा क्यों बताया था मैंने, मान लो स्मगलिंग का दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट है, आपके और मेरे बीच में स्मगलिंग का कोई अग्रीमेंट है। मैंने बोला कि मुझे इतने ड्रग्स चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपने मुझे ड्रग्स नहीं दिए और मैंने आपको रुपए दे दिए, तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। कोर्ट में गए तो पहले कोर्ट जज साहब अपने को पकड़ के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये इलीगल अग्रीमेंट था। वही अगर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लीगल होते हैं। अगर कोई गुड्स
कि कोई गुड्स का होता है और वो मान लो अगर मैंने सप्लाई नहीं किया, आपने सप्लाई नहीं किया, तो हम कोर्ट चले जाते हैं कि देखो हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। सो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ना ऑफर क्या होता है, ऑफर हमने देखा था कि पहली जो स्टेप होती है कॉन्ट्रैक्ट बनने में या एग्रीमेंट बनने में, जो पहली जो स्टेप होती है वो होती है ऑफर। तो जो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी चीज जैसे करना हो, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सबसे पहले हम ऑफर करेंगे ना कि लाइक मेरे घर पे आज खाने पे आओ, तो मैं ऑफर कर रहा हूं। अब तुम उसको एक्सेप्ट करोगे तो वो क्या होगा, वो अग्रीमेंट होगा। प्लस अगर इसमें लॉ का एंगल लग जाएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ऑफर आता है, फिर इसमें हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, ऑफरर और ऑफरी, ठीक है। एक वो इंसान जो कि ऑफर करता है और एक वो इंसान जो कि ऑफर को एक्सेप्ट करता है। एक वो इंसान जो कि ऑफर सामने से देता है और एक वो इंसान जो कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो ऑफर और एक्सेप्टेंस हमने इन दोनों का देखा। अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को प्लस कर दो तो क्या बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट, इज इक्वल टू अग्रीमेंट, ठीक है। कोई इंसान ने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अग्रीमेंट बना। और एग्रीमेंट प्लस दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा रहा है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो वो क्या बन गया है, वो बन गया है, वो क्या बन गया है, वो बन गया है कॉन्ट्रैक्ट, वो बन गया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये वाली चीज समझे। अब बारी आई कंसिडरेशन की। अब कंसिडरेशन में मैंने आपको क्या बताया था, कंसिडरेशन में मैंने बताया था कि जब अग्रीमेंट के साथ में कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, या हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। सो अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचेंगे, अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे अगर यहां पे बीच में इसमें कंसिडरेशन जुड़ जाएगा। तो अगर बीच में यहां पे कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे। अब कंसिडरेशन मतलब क्या है, कंसिडरेशन मतलब हमने देखा कि दोनों इंसान एक चीज पे अग्री कर रहे हो, एक चीज पे अग्री इन द सेंस, मान लो ए और बी के बीच में डील हुई कंप्यूटर को लेके, ठीक है, कंप्यूटर को लेके कि ए जो है वो बी को कंप्यूटर सप्लाई करेगा और बी जो है वो ए को 1 लाख रुपए देगा। सो ए के लिए क्या कंसिडरेशन है, ए जो है वो बी को कंप्यूटर दे रहा है, तो बदले में क्या है, बदले में बी उसको 1 लाख रुपए दे रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज ले रहे हैं तो कुछ चीज दे भी रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। अगर आपके पास कोई चीज आ रही है तो आप उसके बदले आप कुछ रिटर्न भी कर रहे हो, सो वो ही है कंसिडरेशन। ए कंप्यूटर दे रहा है तो बी उसको 1 लाख रुपए दे रहा है। तो एक वो एग्रीमेंट जिसमें कि कंसिडरेशन वाला एंगल आ जाए तो क्या होगा, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। अब हम खाने वाली, वही मैं खाने वाला एग्जांपल लूं कि मैंने आपको खाने पे बुलाया, आप खाने पे आ गए। इसमें अब मान लो मैं आपको खाने पे बुलाऊं और आप खाने पे नहीं आए, तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। कहां कंसिडरेशन है, क्या हुआ इसमें, कुछ भी नहीं हुआ। वही अगर हमारे बीच में ऐसे ही कुछ कंप्यूटर वाला कुछ एग्जाम्पल हो तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। सो जब अग्रीमेंट में कंसिडरेशन आएगा तो क्या होगा, जब अग्रीमेंट में कंसिडरेशन आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट का एंगल आ जाता है। देन उसके बाद में हमने देखा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हमने वो वाली चीज देखी थी, ठीक है। तो उसमें हमने माइनर और मेजर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको मोरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष वाला एक केस बताया था जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो केस मैंने आपको समझाया था कि कोई भी माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। कोई भी माइनर हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन था और मैंने वो आपको एक्सेप्शन बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। एक्सेप्शन में क्या बताया था कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। माइनर जो है, माइनर क्या होता है, माइनर होता है जो कि 18 साल से कम का हो, और मेजर क्या होता है जो कि 18 साल या 18 साल से ज्यादा का हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मेजर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो माइनर है ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, उसका क्या मैंने आपको स्टोरी बताई थी, इसका एक्सेप्शन मैंने बताया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के लिए बेनिफिशियल होगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य होगा, ठीक है। तो ही एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, नहीं तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये चीज समझ में आई। माइनर कॉन्ट्रैक्ट उसी शर्त पे करेगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के लिए
बेनिफिशियल हो, माइनर को फायदा पहुंचा रहा हो तभी। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, तो डिटेल में देखना है तो फिर आप उसी वीडियो में जाइए, इससे पहले वाली वीडियो में, तो आपको वहां पे इसका समझ में जाएगा। देन कॉन्सेंट मैंने बताया था कि रजामंदी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जब भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टी की रजामंदी होना ज्यादा जरूरी है। फिर हमने अनलॉफुल अग्रीमेंट देखा था, उसमें हमने देखा था कि कुछ कुछ अनलॉफुल अग्रीमेंट भी होते हैं, मतलब कोई भी अग्रीमेंट है वो इलीगल, पब्लिक पॉलिसी, इन सब के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कोई भी अग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक वो एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए धोखेधड़ी वाला। फॉर एग्जांपल, इसका मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि मान लो एक महिला रात में रोड पे जा रही है, अब मान लो एक चोर आया और चोर ने उसको सर पे से बंदूक रखी और बोला कि तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं सब गहने उतार के मुझे दे दो। अब वो औरत ने सारे गहने उतार के उस चोर को दे दिए, तो हुआ तो ये एक तरीके से अग्रीमेंट ही कि उसने बोला गहने उतार के दो, औरत ने गहने उतार के दे दिए। लेकिन क्या ये लॉफुल एग्रीमेंट है? नहीं, ये अनलॉफुल है। उस महिला ने वो गहने इसलिए दिए क्योंकि उसको अपनी जान का डर था, ठीक है। सो ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एक एग्जांपल ये था कि आपको मान लो आईफोन चाहिए और अगर आप अपने पापा से बोल दो कि मैं खुदकुशी करूंगा और आपके पापा आपको फिर जबरदस्ती आईफोन दिलवाए, तो ये जो अग्रीमेंट है ये क्या है? ये अनलॉफुल एग्रीमेंट है, तो उसकी बात की थी। फिर वेजर, मतलब मैंने आपको बताया था वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस बताया था? मैंने आपको बताया था कि वेजर होता है वो एक तरीके से शर्त होती है, ठीक है। हम जो कहते हैं जिसे सट्टा लगाना कहते हैं, ये इनवैलिड है इंडिया में, ठीक है। वेजर वेजर इनवैलिड है। यहां पे हम क्या बोलते हैं कि भाई जैसे इंडिया जो है, अगर आज इंडिया जीत गया तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, और सामने वाला बोलता है कि आज अगर इंडिया हार गया तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। सो ये इंडिया में इलीगल है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर डेट पे या फ्यूचर कंडीशन के बेसिस पे हो। फॉर एग्जांपल, वही अगर मैं कंप्यूटर का एग्जांपल लूं, सो हमने इसमें क्या देखा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि मान लो ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हो गया, ए और बी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे अग्रीमेंट हो गया है। ए ने बोला है, बी ने बोला है कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, 10 डेल के लैपटॉप दे देना, 10 डेल के तुम लैपटॉप दे देना। ए ने बोला ठीक है भाई मैं दे दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो शिप है ये यूएसए से आ जाएगी तो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये भी चीजें फ्यूचर बेसिस पे है, लेकिन यहाँ पे कोई सट्टा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है कि शिप आ गई तो मैं तुझे कंप्यूटर दे दूंगा, नहीं आई तो नहीं दूंगा। सो ये होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में वैलिड है, वेजर इनवैलिड है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस में आ जाएंगे और इसका डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है, तो आप इसको वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये वाली चीज भी हमें पता है। देन डिस्चार्ज, ब्रीच एंड डैमेजेस, ये वाली बात हमने भी कर ली कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट होता है। अगर ब्रीच कर दिया किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तो उसको क्या क्या भुगतान भरना पड़ता है, उसको हम डैमेजेस बोलते हैं। तो एक तरीके से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी टर्म्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉ की नजरों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अग्रीमेंट मतलब आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको पता है, ऑफर मतलब पता है, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट में कैपेसिटी, मेजर, कॉन्सेंट, अनलॉफुल एग्रीमेंट, वेजर, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज, ब्रीच एंड डैमेजेस, इन सारी टर्म्स को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और इसी के साथ आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कंप्लीट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सो स्टूडेंट हम लोग हमारा यूनिट 2 पढ़ रहे थे और यूनिट 2 में हम ऑलरेडी 2 लॉज के बारे में बात कर चुके हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है टॉपिक्स ऑफ लॉज, जिसमें कि हम डिफरेंट लॉज को पढ़ेंगे। सो इस वीडियो से हम एक नए लॉ के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते कि हमने कौन से दो लॉज के बारे में बात की थी। वो दोनों लॉज कौन से थे? पहला था लॉ ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लॉ होने वाला है और ये है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जी हाँ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्लैट के पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर आपको दूसरे भी लॉ एंट्रेंसेस वगैरह देना है, लाइक आईलेट वगैरह देना है, तो उसके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे 8-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट से। सो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट बहुत अच्छे से समझना है, 12th के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, हमें कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी समझना है। सो ऑल्दो आपकी बुक में एक तरीके से बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग दी हुई है लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, क्लैट के लिए हमें और हायर लेवल की पढ़ाई करनी होगी, बट जब
बेसिक क्लियर होगा तभी तो हमें हायर लेवल की चीजें समझ में आएगी। अगर बेसिक्स ही अच्छे से समझ नहीं आएगा तो हायर लेवल की चीजें कैसे समझ में आएगी। और अगर आप लोग यहाँ पे बेसिक्स कवर अप कर लेंगे तो जब मैं आप लोगों को एडवांस लेवल की क्लासेस लूंगा बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज की, लाइक लॉ ऑफ टॉट हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सो वहां पे आपको चीजें और आसानी से मिलेगी। तो आप जब वो वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां पे चीजों की और आसानी होगी। साथ ही साथ मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे इट्स ऑल लीगल सीरीज करके एक सीरीज स्टार्ट की गई है। उस सीरीज में बहुत सारे लीगल फैक्ट्स हैं, बहुत सारा लीगल नॉलेज है। सो वो आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग अपने लीगल नॉलेज को इनहेंस कर सकें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आप लोग प्लीज चेक कीजिए वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब पे भी मिलेगा, ऐप में भी मिलेगा। सो वेबसाइट और अगर ऐप में अगर आपको पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा लर्निंग करके एक वो चीज आती है, आप एक्स्ट्रा लर्निंग पे जाएंगे तो वहां पे इट्स ऑल लीगल सीरीज करके वो मिलेगा। और अगर आप यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे ही आप इट्स ऑल लीगल सीरीज करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ टॉट से। अब पहले लॉ ऑफ टॉट से स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हमारे लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको ब्रशन अप करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी एक चीज बता चुका हूं कि कोई भी लॉ होता है तो उसको हम किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम सिविल और क्रिमिनल पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। सो एक बार हम उसका डिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि लॉ को हम सिविल और किसमें क्रिमिनल में डिवाइड करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हर लॉ में अप्लाई होगा। सो एक बार हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट का उस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा लेना देना है। सो हम लॉ को किस में डिवाइड करेंगे, हम लॉ को डिवाइड कर सकते हैं, पहला हो जाएगा सिविल और दूसरा हो जाएगा क्रिमिनल। ठीक है, लॉ का दो तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, सिविल और दूसरा क्या है, दूसरा है क्रिमिनल। ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल। सो हमने देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी भी एक तरीके से सिविल नेचर वाली चीजें हैं। अभी तक हम लोग क्रिमिनल लॉज पे आए नहीं हैं, इसके बाद वाला जो आपके इसमें वो लॉ ऑफ क्राइम्स ही है, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन अब बारी यहां पे आती है, हम क्योंकि टॉर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टॉर्ट्स किसका पार्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल का पार्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट क्रिमिनल का पार्ट है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सिविल लॉज क्या होते हैं, सिविल लॉज वो लॉ होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में, जिनका रुपए से लेना देना होता है। यहाँ पे पनिशमेंट जैसा ज्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरा नुकसान हुआ है तो सामने वाला इंसान उसकी भरपाई करेगा, सामने वाला इंसान उस डैमेजेस के लिए मुझे पे करेगा। जेल वेल डालने वाली जैसी सिचुएशन नहीं होती है यहाँ पे। और क्रिमिनल मतलब क्या होता है, क्रिमिनल मतलब बेसिकली होता है कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, लाइक किसी का खून कर दिया है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, मर्डर वगैरह, रेप वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, ये क्रिमिनल है। वहीं दो भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही, अब दो भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही तो वो सिविल मैटर हो गया, उनका प्रॉपर्टी का मैटर है। कोर्ट देखेगा कि किसने किसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, और जिसने कब्जा किया है वो उसको उतनी प्रॉपर्टी दे देगा। सो यहाँ पे पनिशमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स वाला देखा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। हम लोग मान लो सिविल में हम क्या कहते हैं, लाइक मान लो किसी ने किसी का खून कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन ने दूसरे इंसान को पेट में चाकू मार दिया तो उसका मर्डर कर दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफेंस। उसको हम ऑफेंस बोलेंगे ना कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, कुछ गलत हुआ है। वहीं अगर सिविल में चीजें गलत होती है तो सिविल में हम ऑफेंस नहीं बोलते हैं, सिविल में हम क्या बोलते हैं, सिविल में हम बोल देते हैं सिविल रॉन्ग। आपने ये जो वर्ड देखा होगा उसमें बोला जाता है सिविल रॉन्ग, क्योंकि ये छोटे नेचर के होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको कंपनसेशन पे करना पड़ता है डैमेजेस के लिए। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। एक चीज और, जैसे जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, अगर आपने इंडियन हम लोग जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तब मैं ऑलरेडी आपको ये वाला डिफरेंस बता चुका हूं, लेकिन तब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आप भूल गए हैं तो वो रिवाइज हो जाएगी और नहीं भूले तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। वो चीज मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने ये बताया था कि कोई भी क्राइम होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये क्राइम पूरे स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, ये क्राइम पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। ऐसा क्यों बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान का खून कर दिया है। ठीक है, अब खून कर दिया है तो आपने ये माहौल नहीं देखा, घर में एकदम पूरा माहौल बन जाता है। जैसे कोई भी अपने छोटा बच्चा होता है तो उससे बोल देते हैं कि किसी अनजान आदमी से मत मिलना, एक पूरा डर का माहौल हो जाता है ना। अगर मान लो आपके इलाके में किसी का अच्छे से मतलब किसी का मर्डर हो जाए तो एक पूरा डर वाला माहौल हो जाता है। सो यहाँ पे अगर कोई भी क्राइम होता है, अगर किसी
पर्सन के अगेंस्ट क्राइम होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्राइम जो है वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। किसके अगेंस्ट हुआ है? स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। ऑल्दो पर्सन ए जो है, ये जो इंसान ए ये जाके बी को मार रहा है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये जो क्राइम हुआ है ये बी के अगेंस्ट नहीं हुआ है, ये क्राइम जो हुआ है ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, ये पूरे स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, सो यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे क्रिमिनल लॉ में ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपको ये चीज जो मैं समझा रहा हूं ये चीज आपको नहीं पता है, सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट 1 है, आप पार्ट 1 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देखेंगे, उसमें मैंने सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया है, तो आप उसको चेक कीजिए। और नहीं तो फिर इसके बाद में अब जो वीडियो आएगा, जो इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो होगा लॉ ऑफ क्राइम। उसमें मैं बहुत अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा, सिविल और क्रिमिनल आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अभी बस मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता रहा हूं ताकि आपका भी रिवीजन हो, ऑल्दो आपको सारे वीडियोस देखते हुए आना है। ठीक है, तो आपको सिविल और क्रिमिनल का मतलब यहाँ पे समझ में आया कि क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं, सिविल लॉज क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। सो अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल का पार्ट है कि क्रिमिनल का पार्ट है। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ना वो इन दोनों के कहीं बीच में है, ना ही वो कंप्लीट सिविल है ना ही वो ज्यादा कंप्लीट क्रिमिनल है, इन दोनों का बीच वाला पार्ट है। ठीक है, सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स को हम कहां पे लिखते हैं, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, यहां आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। यहां क्या आएगा, यहां आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, यहां आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक, ये वाली चीज समझ में आई कि यहां लॉ ऑफ टॉर्ट्स आएगा। वो सिविल, उस लॉ ऑफ टॉर्ट में थोड़ा सा सिविल वाला पार्ट भी है और थोड़ा सा क्रिमिनल वाला पार्ट भी है, तो इसलिए उसको हमने कहीं बीच में रखा है। लेकिन अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं यहां पे, इस डिस्क्लेमर को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। बार बार आपकी बुक में लॉ ऑफ टॉर्ट को, या बार बार बुक को भी छोड़ो, बार बार लॉ ऑफ टॉर्ट को सिविल नेचर का माना जाता है। सिविल नेचर का इसलिए माना जाता है कि मैंने अभी आपको बताया है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में सिविल का भी पार्ट है और लॉ ऑफ टॉर्ट में क्रिमिनल का भी पार्ट है, लेकिन किसका हिस्सा ज्यादा है, ज्यादा हिस्सा सिविल वाले नेचर का है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि सिविल वाले का यहाँ पे हो गया 70% और क्रिमिनल वाले का हो गया 30% लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो हमने ज्यादा देखा है कि ज्यादा हिस्सा सिविल वाले उसका है, तो इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स को हम सिविल उसमें डील कर लेते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा सिविल वाले मैटर में ले आते हैं। ठीक है, ये चीज में समझ में आई। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सिविल और क्रिमिनल दोनों का पार्ट है, सिविल लॉ भी है क्रिमिनल लॉ भी है, दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम लोग ज्यादातर लॉ ऑफ टॉर्ट्स को सिविल उसमें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सिविल की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है कंपेरेबल टू क्रिमिनल। अब कैसे सिविल की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है और कैसे क्रिमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स कम है, ये जब हम लोग पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ लेंगे तब आपको ही अपने आप समझ में आ जाएगा। जो स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बोला है, ये स्टेटमेंट ट्रस्ट में आप जब पूरे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के वीडियो देख लेंगे, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग पार्ट्स में आपको वीडियो मिलेंगे, जब आप ये पूरे पार्ट्स देख लेंगे तब जो मैंने अभी आपको जो स्टेटमेंट बोला है, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी समझ में आई। सो आपकी बुक में कई बार लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्रिमिनल वर्ड भी यूज किया गया है और कई बार सिविल वर्ड भी यूज किया गया है। सो लॉ ऑफ टॉर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिविल का पार्ट ज्यादा है, क्रिमिनल का पार्ट कम है। क्लियर हुई? तो हमें पूरी बेसिक चीज समझ में आ गई है। अब हम वापस चलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट पे कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है। आपके मन में एक पूरा बैकग्राउंड बन गया है कि जो मैं आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शनल डेफिनेशन, जो कि आपकी बुक का पहला टॉपिक है। लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन कैसे किया गया है, टॉर्ट का मतलब क्या है। आपको ये तो पता है कि लॉ का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जिस वर्ड का आपको मतलब नहीं पता है वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है टॉर्ट। टॉर्ट मीन्स रॉन्ग। ठीक है, टॉर्ट मतलब होता है कि कुछ गलत किया गया हो। ठीक है, टॉर्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड है। किस कौन से लैटिन वर्ड से निकला है? टॉटम, ये एक लैटिन वर्ड है, उससे वर्ड निकाल के इंग्लिश में टॉर्ट बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज सिविल रॉन्ग विच मीन्स ट्विस्टेड और क्रूक्ड। अब देखो,
टॉर्ट मतलब होता है, टॉर्ट एक तरीके से ट्विस्टेड लॉ है, एक ऐसा लॉ जो आसानी से समझ में नहीं आने वाला, बहुत ट्विस्टेड लॉ है। और टॉर्ट मतलब बेसिकली होता है कि कुछ गलत हुआ गया है उसके लिए लॉ है, ठीक है, किसी इंसान के साथ में कुछ गलत कर दिया है उसके लिए लॉ है। अब मैंने सिविल नेचर का बताया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम ऐसे लेंगे कि एक इंसान है राम, राम ने कुछ डैमेजेस कर दिए, राम ने कुछ ऐसी कोई हानि पहुंचा दी, ठीक है, जिससे कि मुझे नुकसान हो गया है, तो राम उसका कंपनसेशन पे करेगा। फॉर एग्जांपल राम ने क्या किया, क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम टॉर्ट का, राम वो है, हाँ ठीक है, आ गया एग्जाम्पल, ध्यान आ गया, ठीक है। मैंने कुछ खाना ऑर्डर कर दिया, मैंने खाना ऑर्डर किया भैया। अब जब मैं खा रहा था तो उसमें से मुझे क्या कुछ कीड़े मकोड़े निकले, ठीक है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसमें से कुछ कीड़े मकोड़े निकले। तो अब मुझे तो कहीं ना कहीं उस होटल वाले के खिलाफ एक्शन लेना होगा। मतलब एक तो वो हो सकता है कि अपन फोन पे कॉल कर देते हैं, उनको डांट देते हैं, वो रुपए रिफंड कर देते हैं, वो नहीं। अब मुझे यहाँ पे अगर लीगल एक्शन लेना है तो वो किस में आएगा, वो लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा। मतलब उस होटल वाले की वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करेगा, वो कंपनसेशन पे करेगा। सो ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ये कुछ ऐसे मामलों से डील करता है। मैंने आपको जस्ट ये एग्जांपल दिया है, एग्जैक्ट यही नहीं है, मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है। सो ये इसको हम ट्विस्टेड लॉ बोलते हैं क्योंकि आसानी से समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। और लॉ और टॉर्ट क्या है, टॉर्ट मतलब है रॉन्ग, ठीक है। सो अब थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10-15 मिनट में आपको पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट की और एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। बस 10 मिनट और 10 मिनट में आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। इट इज डिफाइंड एज अ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ईदर intentional or accidental that result in injury or harms to other who in turn has recourse to civil remedies for damages or a court order और इंजेक्शन। यहां पे क्या है, इंटेंशनल है, इंटेंशनल, ठीक है। अब ये है जो टॉर्ट है वो एक रॉन्गफुल एक्ट है। ये वो रॉन्गफुल एक्ट है जो सामने वाला इंसान करता है, या तो इंटेंशनली करता है या एक्सीडेंटली करता है। इंटेंशनली और एक्सीडेंटली का क्या मतलब है, यहाँ पे आप ये मतलब समझो, इंटेंशनली मतलब कि पहले एक्सीडेंटली मतलब समझ लेते हैं कि गलती से हो गया, उससे गलती से कैसे हो गया। मान लो वही मैंने होटल में खाने का ऑर्डर किया था, होटल वाले ने मस्त अच्छा बढ़िया सा उसने खाना बनाया मेरे लिए, लेकिन जब वो पैकिंग कर रहा था, खाने को पैक करके वो मुझे देगा क्योंकि घर पे डिलीवरी होगी उसकी, तो जब वो खाने को घर पे देगा तो बहुत अच्छे से पैक करेगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया जिस पेपर से वो उसे पैक कर रहा था, जिस कॉइल से वो उसे पैक कर रहा था, उस कॉइल में कुछ कीड़े मकोड़े थे। तो बाय चांस उसने वो कॉइल लगाना हुआ उसके ऊपर, और वो जो कीड़े मकोड़े थे, जो भी वो इंसेक्ट्स वगैरह थे, वो सब मेरे खाने में आ गए। तो ये हुआ एक्सीडेंटली, उसकी मंशा नहीं थी लेकिन उससे हो गया। अब इंटेंशनली ये है कि मैंने कुछ ऑर्डर वगैरह किया, उसने देख लिया कि कीड़े मकोड़े हैं उसमें, तो उसने सोचा जाने दो, क्या करेगा सामने वाला, ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेगा, कीड़े मकोड़े तो हैं, अब मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, उसने उसी से पैक कर दिया। सो ये एक तरीके से रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग है, जिसमें सामने वाला इंसान कोई गलती करता है, या तो वो इंटेंशनली गलती करेगा या वो एक्सीडेंटली गलती करेगा, ठीक है। दैट रिजल्ट इन इंजरी और हार्म्स टू अदर, और उससे क्या होगा कि सामने वाले को हार्म होगा, ठीक है। वही होटल वाले ने कोई गलती करी तो उसका हर्जाना मुझे भरना पड़ा क्योंकि हार्म मुझे हुआ, मुझे नुकसान हुआ। अब मान लो अगर मैं ध्यान से नहीं देखता कि उस खाने में कीड़े मकोड़े हैं और मैं वो खाना खा लेता और अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती तो अल्टीमेटली हार्म मुझे हुआ ना, ठीक है। तो सामने वाले इंसान ने कोई ऐसा कुछ काम किया है, वो इंटेंशनली भी कर सकता है, वो एक्सीडेंटली भी कर सकता है, और उस काम की वजह से मुझे नुकसान हुआ हो, सामने वाले पर्सन को हार्म हुआ हो। Who in turn has recourse to civil remedies for damages or a court order to injection। अब जब मुझे नुकसान हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक तरीके से क्या चाहिए होगा, मुझे उस नुकसान की भरपाई चाहिए कि उसके वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो मैं क्यों उस नुकसान को भरूं, ठीक है। तो मैं कोर्ट में गया, तो कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में ये हुआ कि जो मुझे नुकसान हुआ है उसकी रेमेडी, उसका हर्जाना सामने वाले इंसान को भरना पड़ा है, ठीक है। सो ये है लॉ ऑफ टॉर्ट। अब यहां पे है ऑर्डर और इंजेक्शन, ठीक है। ऑर्डर और इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन जो होता है इसको आप अभी के लिए ऐसे समझो कि एक ये ऑर्डर होता है, मतलब बहुत फास्ट लिया गया ऑर्डर होता है। जैसे हम कई बार नहीं बोलते कि कोर्ट एकदम सरकार से बोलती कि रुक जाओ, अभी ये काम मत करना। कई बार मतलब बहुत सारे केसेस वगैरह चल रहे रहते हैं। मान लो कि किसी की बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है,
आपने सुना भी होगा, ये बहुत बॉलीवुड स्टार में ये चीजें चल रही रहती है। सो यहाँ पे क्या अतिक्रमण वाले आए और वो अतिक्रमण वाले बोल रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग बनाई है इस बिल्डिंग को हम लोग तोड़ेंगे, इस बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने सरकार की जमीन पे बनाई है। अब होता यह है कि मान लो ये वाला इस बिल्डिंग का जो मालिक है ये चले गया कोर्ट में, उसने बोला कि ये देखो साहब मेरी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग है मैंने मेरी जमीन पे बनाई है। तो कोर्ट कई बार बहुत तुरंत ऑर्डर पास करती है कि भैया तुम लोग रुक जाओ, तुरंत वहीं पे रुको तुम लोग, अभी उस बिल्डिंग को कुछ मत तोड़ना, अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो इसे तुरंत में जो ऑर्डर जो एकदम फास्ट की अभी ऐसा करना, उसे हम बोलेंगे इंजंक्शन। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंजंक्शन। ठीक है, सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केस। अब हमने ये वाली स्टेटमेंट पढ़ लिया है, इस वाले स्टेटमेंट से अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सामने वाले ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कोर्ट उसको कुछ एक अच्छा अमाउंट बताएगी कंपनसेशन का कि उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है तो वो मुझे इतने रुपए पे करेगा। वहीं अगर ये क्रिमिनल केस होता, ठीक है, वहीं अगर सामने वाला इंसान आके किसी का मर्डर कर देता तो उसको फिर इतना कोर्ट नहीं बोलती कि चलो तुम रुपए दे दो, फिर कोर्ट बोलती कि इसको पहले अंदर लेके जाओ, इसको थोड़ा जेल हेल में डालो, फिर हम देखेंगे, फिर जरा हम केस की सुनवाई करेंगे तारीख पे तारीख, लेकिन पहले जरा अभी इसको पकड़ के अंदर करो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और इनका डिफरेंस हम लोग डिटेल में जानेंगे लॉ ऑफ क्राइम में, और मैंने आपको किस में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी बता दिया था। सो व्हाट आर इंजेक्शंस, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्ट, लाइक व्हाट आर इंजेक्शंस, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इंजेक्शंस क्या क्या है, इंजेक्शंस क्या होते हैं। एक वो ऑर्डर जो तुरंत दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि रुक जाओ, ठीक है, वो होता है इंजंक्शंस। अब यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे बताया गया है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्ट लाइक इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, वी विल लर्न अबाउट देम इन दिस डिटेल। अब जो टॉर्ट्स होते हैं वो इंटेंशनल भी होते हैं, एक्सीडेंटल भी होते हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे। अभी जो मैंने आपको खाने वाला जो एग्जांपल दिया, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बना के एग्जांपल दिया कि अभी के लिए आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में, इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि इंटेंशनल और एक्सीडेंटल टॉर्ट्स पे इनमें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इंटेंशनल टॉर्ट क्या होते हैं और एक्सीडेंटल टॉर्ट क्या होते हैं। क्लियर हुई, ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर, various laws are overlapping with tort law like criminal law, we cannot apply only one law at a time। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे समझना है तो ही आपके मन में डाउट नहीं आएंगे, नहीं तो बहुत सारे डाउट आएंगे। आपने कई बार देखा होगा, ये सब भूल जाओ जरा, इस थोड़ी देर के लिए इसको भूलो जो लिखा है यहाँ पे। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोर्ट में केस चलता है, ठीक है, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो दो पक्ष होते हैं, ठीक है, तो जब भी वहां पे कोर्ट में केस चल रहा रहता है, जब वकील अपनी दलील देता है जज साहब के सामने, ठीक है, तो वो कितने सारे आरोप लगाता है, वो क्या एक ही आरोप पे करता है। आपने कई बार मूवी में भी देखा होगा ना कि इस सेक्शन के तहत देखो जज साहब ये हुआ, इस सेक्शन के तहत ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो कुछ 5-6 क्राइम बता देता है कि सामने वाले इंसान ने 5-6 क्राइम किया है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट को भी हम सिर्फ सिंगल नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ टॉर्ट के साथ साथ में हो सकता है वो उस इंसान ने उस लॉ ऑफ टॉर्ट में कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ भी ओवरलैप कर रहा हो, कहीं ना कहीं सिविल लॉ भी ओवरलैप कर रहा हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट का भी एग्जांपल हो सकता है, वो लॉ ऑफ क्राइम का भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि लॉ हमेशा हम ऐसे नहीं पढ़ते ना कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है। ऐसे तो लॉ है, लेकिन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ओवरलैप कर रहा है। सो हमें उन दोनों लॉज को कहीं ना कहीं साथ में लेके चलना है। और जब भी कोर्ट में केस फाइल होता है तो सिर्फ एक धारा पे नहीं होता, बहुत सारे सेक्शंस बता दिए जाते हैं, बहुत सारे लॉज बता दिए जाते हैं कि इस लॉ का वायलेशन है, इस लॉ का वायलेशन है। क्योंकि वकील का काम क्या होता है, वकील का काम यह है कि सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से रगड़ना। मतलब अब मान लो कि मेरे पास मेरा क्लाइंट आया और मेरे क्लाइंट ने बोला कि देखो भैया, उस सामने वाले इंसान में, मतलब एक महिला आई और उसने बोला कि मेरे ससुराल में डोमेस्टिक वायलेंस के कारण मुझे मेरे घर वाले, ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। तो अब मान लो मैं वकील हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि अच्छा परेशान करते हैं, तो मैंने परेशान का 2-3 और उसमें धाराएं जोड़ दी और मैंने 3-4 अच्छी खासी अच्छा बताया। और फिर मैंने जज साहब को बताया कि देखो इसका पति परेशान करता है, इसका पति मारता है, इसके घर वाले दहेज लेने की बोल रहे हैं। तो कितने सारे लॉज आ जाते हैं, उसमें कितनी सारी चीजें आ जाती है,
ठीक है, कई बार उसको डिफेम करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा, तो कोई भी लॉ को सिंगल नहीं पढ़ा जा सकता है। तो वही अगर मैं आपको जैसे कोई एग्जांपल दूं तो उसमें बोलोगे कि सर ये तो हम मर्डर में भी ले सकते हैं, सर ये तो हम क्राइम में भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं टॉर्ट का भी पार्ट है। तो सारे लॉज की इंटरलिंकिंग होती है, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इनिशियल क्लासेस हैं, अभी आपको आपका बेस बनाना है लॉ में। और अगर आप सिर्फ ऐसा सोचेंगे कि बुक्स का पढ़ के मार्क्स ले ले तो वो बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन आपका लॉ में कभी बेस नहीं बन पाएगा। सो आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना होगा अगर आपको लॉ में आगे कुछ करना है। सो ये आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोर्सेज ऑफ टॉर्ट लॉ। अब हमने यहाँ पे देखा है कि हर कानून का कुछ ना कुछ सोर्स होता है, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का क्या है तो इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक। हम हर लॉ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होता है ना, तो लॉ ऑफ टॉर्ट का कहाँ सोर्स है, लॉ ऑफ टॉर्ट का ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है, हमें वो चीज देखनी है, ठीक। तो मोस्ट कॉमन लॉ सब्जेक्ट, मोस्ट कॉमन लॉ सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है ये देखते हैं। रूल्स ऑफ टॉर्ट्स लॉ डेवलप नॉट फ्रॉम एनी स्टैट्यूट और नो एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट बट फ्रॉम सेंचुरी ऑफ जुडिशियल डिसीजन। जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो मोस्ट कॉमन लॉ कंट्रीज से बिलोंग करता है। अभी कॉमन लॉ क्या होता है, देखो कॉमन लॉ वो होता है, एक तरीके से वो समझो कॉमन लॉ कंट्रीज वो होती है जहां पे कि हम देखते हैं कि जहां पे जुडिशियल प्रेसिडेंट भी लॉ बनाते हैं, जहां पे जुडिशियल के जजमेंट है वो भी लॉ की तरह काम करते हैं। अब आप याद करो यहाँ पे यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 में हमने जुडिशरी की बात की थी, तब मैंने आपको ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ बोल रही है तो वो एक तरीके से कानून ही बन जाता है लोअर कोर्ट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज बोली तो वो फॉलो हो ही जाती है, ठीक है। सो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो कहीं कोई पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लॉ ऑफ टॉर्ट कहीं नहीं लिखा है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ओरिजिन कहां पे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ओरिजिन है जुडिशरी के जजमेंट्स। अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे अगर हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जैसे कुछ केस वगैरह करना हो तो कैसे होते हैं, हम लोग जुडिशरी के प्रीवियस केसेस देखते हैं कि जुडिशरी कैसे जजमेंट दे रही है, और फिर जब केस फाइल करता है तब वकील यही बोलता है कि देखिए आपने उस टाइम पे ऐसा ऐसा जजमेंट दिया था, इतना इतना कंपनसेशन मिला था, तो मेरे क्लाइंट के साथ भी तो यही सारी चीज हुई है, अब इसको भी तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहीं पे लिखा नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए क्या करना होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए हम लोग जुडिशरी के प्रीवियस जजमेंट्स देखते हैं, इसका कोई स्टैट्यूज नहीं है, ना ही पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया है। इंडिया में क्या है, वी हैव बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, हाउएवर देयर इज नो स्टैट्यूज दैट कॉम्प्रिहेंसिव डील विद टॉर्ट लॉ एज अ सेपरेट एरिया ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सिविल लॉ भी है, हमारे यहाँ पे क्रिमिनल लॉ भी है, लाइक इंडियन पीनल कोड हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये सब क्या हो गया, एक सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, लेकिन कोई टॉर्ट लॉ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें होती है, यहाँ पे जो चीजें वो जुडिशरी के जजमेंट से डिफाइंड होती है। और वहीं सिविल और क्रिमिनल लॉ में हमने देखा है कि इनके एक्ट लाइक इंडियन पीनल कोड है या पार्लियामेंट कानून बना रही है, तो उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन है कि किस हिसाब से काम चल रहा है, ठीक है। सो ये चीज समझ में आई कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, अनलाइक जो हम देखते हैं किसमें, सिविल लॉज में देख रहे हैं, जो क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं, उस हिसाब से चीजें यहाँ पे क्या है, डिफाइन नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में यहाँ पे जुडिशरी के जजमेंट्स को देखा जाता है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, हाउएवर देयर आर कपल्स ऑफ एरियाज ऑफ टॉर्ट्स वेयर कंट्रीज हैव इनेक्टेड स्टैट्यूज लॉ, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो टॉर्ट्स के कुछ कुछ एरियाज में लॉज बन रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट से क्या मतलब है, मोटर व्हीकल एक्ट से यहाँ पे मतलब है, मान लो कि किसी ने गाड़ी की सर्विस अच्छी नहीं दी और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो हम वो कंपनी से कंपनसेशन मांगेंगे। अगर कंज्यूमर को अच्छी से सर्विस नहीं मिल रही, उसको तुम पागल बना रहे हो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सारी चीजें दी गई है। सो ये जो अब जो हम देख रहे हैं, अब कुछ कुछ एरियाज में लॉ बना रहे हैं। सो ये पहले ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एरिया में ही आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे कॉम्प्रिहेंसिव तो लॉ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज पे अलग अलग कंट्रीज काम कर रही है। लाइक इंडिया में भी मोटर व्हीकल एक्ट है कि अगर गाड़ी का कुछ हुआ तो हम कैसे कंपनसेशन मांगेंगे, अगर कस्टमर को पागल बनाया, उसको सर्विसेज अच्छी नहीं दी, तो हम उसको क्या करेंगे,
तो हम उसको मतलब कैसे कंपनसेशन देंगे। तो अब थोड़ा सा लॉ का फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। In tort cases, the victim or claimant claims the defendant or the wrongdoer has conducted the wrongful act or is liable to the injury incurred by the claimant. Primarily, there are three kinds of torts. The wrongful acts can occur either intentionally or negligently on the part of wrongdoer or the defendant is strictly liable for the wrongful act. अब देखो टॉर्ट केस में क्या होता है, जो विक्टिम होता है, जो क्लेमेंट होता है, जो क्लेम कर रहा है, ठीक है। क्लेमेंट क्या कर रहा है, क्लेमेंट एक तरीके से बोल रहा है, क्लेमेंट कोर्ट में बोल रहा है कि देखो मेरा इतना इतना नुकसान हो गया है, और जो दूसरी वाली पार्टी क्या होगी, वो डिफेंडेंट होगी, वो डिफेंडर होगी, वो बोलेगी कि नहीं भैया इसका इतना नुकसान नहीं हुआ, ये पागल बना रहा है, ठीक है। मैं क्लेम कर रहा हूं कि इस पर्सन की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो मैं क्लेम कर रहा हूं, और वो डिफेंड कर रहा है, ठीक है। तो टॉर्ट में क्या होता है कि मैं क्लेम कर रहा हूं और वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर रहा है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब अलग अलग तरह के टॉर्ट्स होते हैं, लाइक इंटेंशनली होते हैं, नेग्लिजेंटली होते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में एकदम डिटेल में समझेंगे। सो एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। मैंने आपको बताया टॉर्ट वो लॉ है जो कि ट्विस्टेड लॉ है, जिन्हें हम समझा नहीं जा सकता है। जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैं उनमें क्रिमिनल और सिविल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिविल की है, इसलिए हम उसको सिविल में कंसिडर कर सकते हैं। टॉर्ट लॉ कहीं पे लिखा नहीं है। टॉर्ट लॉ पे जो केसेस वगैरह फाइल होते हैं वो हम लोग जुडिशरी के प्रीवियस जजमेंट्स को देख के केसेस फाइल करते हैं। लाइक हम इंडिया में देखते हैं कि कानून है, सिविल कानून है, मतलब सिविल लॉज के लिए, क्रिमिनल लॉ के लिए इंडियन पीनल कोड है। वैसे ही टॉर्ट कहीं पे डिफाइन नहीं है, सब कुछ जुडिशरी के जजमेंट पे बेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। प्लस आपको सिविल और क्रिमिनल का आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक इंसान क्लेम कर रहा है, दूसरे अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और मान लो कि अगर मेरा नुकसान हुआ है तो सामने वाला मुझे क्या करेगा, सामने वाला मुझे कंपनसेशन देगा। वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना कंपनसेशन देगा, कि मेरा कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से कोर्ट। हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से लॉ ऑफ टॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है यहाँ पे। सो पहले आप लोग पार्ट 1 देखिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो इस वीडियो में बाउंस बैक कर जाएगा। सो आप इसका पहले पार्ट 1 बहुत अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको पूरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या, सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, तो इसमें हमने सारी चीजें देखी थी। एक पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं, फिर हम आज के टॉपिक पे पढ़ेंगे, दैट इज इंटेंशनल टॉर्ट। इस वीडियो में हम इंटेंशनल टॉर्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि टॉर्ट क्या है, टॉर्ट कहां पे लिखा है। ये टॉर्ट कहीं पे लिखा है क्या, लॉ ऑफ टॉर्ट कहीं पे लिखा है क्या? जी नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट कहीं पे नहीं लिखा गया है। लॉ ऑफ टॉर्ट कैसे हम लोग केस कैसे फाइल करते हैं, यहाँ पे जो केस फाइल होते हैं वो जुडिशियल प्रेसिडेंट के हिसाब से होते हैं। जो जुडिशरी ने पहले जो जजमेंट दिए होते हैं उस हिसाब से हम लोग केस फाइल करते हैं कि देखो आपने उस जज में जज साहब ये कहा था तो ऐसा ही क्राइम फिर से हुआ है, तो उस केस में आपने इतनी सजा दी थी तो इस केस में भी इतनी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी चीजें होती है, ठीक है। जैसा कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ एकदम अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारी चीजें डिफाइन है, लाइक इंडियन पीनल कोड वगैरह ये सारी चीजें डिफाइन है, वैसे लॉ ऑफ टॉर्ट डिफाइन नहीं है आज की तारीख में। लेकिन हम देखते हैं कि जो कंट्रीज हो रही हैं वो धीरे धीरे लॉ ऑफ टॉर्ट को कोडिफाई कर रही, कोडिफाई मतलब एक रिटन फॉर्म में लेके आ रही है, तो कुछ कुछ सेगमेंट लेके आया जा रहा है, पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं आ जा रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कभी एमसीक्यू में कि लॉ ऑफ टॉर्ट कहां पे लिखा है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट कहीं नहीं लिखा गया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ टॉर्ट में जो टॉर्ट्स हैं वो मैंने आपको क्या बताया है, इनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको ये बात की गई थी, है ना, हमारी जब ये बात हुई थी तब मैंने बताया था कि ये जो टॉर्ट्स हैं, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट में सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। सिविल और क्रिमिनल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो टॉर्ट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सिविल की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। सिविल की कैरेक्टरिस्टिक समझ लो 70% है और क्रिमिनल की कैरेक्टरिस्टिक 30% है, इसलिए हम लॉ ऑफ टॉर्ट को सिविल नेचर में डील करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लॉ ऑफ टॉर्ट को सिविल नेचर में डील करते हैं क्योंकि ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिविल की है लेकिन क्रिमिनल की भी है। और एक पॉइंट जो आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूं और वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी लॉ को
को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी देखते हैं कोर्ट में केस फाइल होते हैं तो वकील, मान लो कोई डोमेस्टिक डाइवोर्स का केस है, ऐसा समझते कोई डाइवोर्स का केस है, ठीक है, तो उसमें वकील जो होता है वो 3-4 अलग अलग कि देखो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो उससे दहेज भी मांगा तो डाउरी वाला भी हुआ है, तो जो वकील होता है वो बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी धारा के तहत ऐसे केस फाइल कर देते हैं, ऐसे वो वहां पे दलील देते हैं कोर्ट में कि देखो इतनी 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 सारी प्रताड़ना हुई है मेरे क्लाइंट के साथ में। सो आपको भी ध्यान रखना है कि जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल नेचर भी आएगा, कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि सर ये तो क्राइम भी है, बिल्कुल क्राइम भी है। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि लॉ को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ रहे हैं तो उस लॉ ऑफ टॉर्ट के बहुत सारी चीजें सिविल में भी ओवरलैप करेगी और बहुत सारी चीजें क्रिमिनल में भी ओवरलैप करेंगी। तो इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आप एक अच्छे, आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई है लॉ की, अपने क्लास 11th में भी लीगल स्टडीज पढ़ा है, और नहीं भी चलो क्लास 11th में ध्यान से पढ़ा है तो 12th में तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब तक हम लोगों ने इतनी अंडरस्टैंडिंग बना ली है। सो कोई भी लॉ अकेले नहीं पढ़ा जाता है, कोई भी लॉ आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाता है। हमेशा जो लॉज होते हैं उनको हमेशा हम अलग अलग उसमें देखते हैं, सिविल, क्रिमिनल, अलग अलग एक लॉ को हम दूसरे लॉ से इंटरलिंक करते हैं, देन केस फाइल होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। अब हम कहां चलते हैं, अब हम वापस चलते हैं यहीं पे हमारी इसी स्लाइड्स पे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स की। ठीक है, इंटेंशनल टॉर्ट रिक्वायर क्लेमेंट टू शो दैट डिफेंडेंट कॉज इंजुरी और द पर्पस। अब इंटेंशनल टॉर्ट्स क्या होते हैं? इंटेंशनल टॉर्ट बेसिकली होते हैं कि आपने जानबूझ के मेरा नुकसान किया है, इंटेंशनली, ठीक है, आपने जानबूझ के मेरा नुकसान किया है। ठीक है, आपने पहले ही सोच के रखा था कि इसका नुकसान करना है। टॉर्ट में क्या होता है, एक बार फिर से, टॉर्ट में क्या होता है? टॉर्ट में ये होता है कि एक इंसान होता है ए और एक इंसान होता है बी। ठीक है, दो पर्सन है, मान लो बी का ए का नुकसान हुआ है तो ए कोर्ट में जाता है, ए कोर्ट में जाके क्या बोलेगा कि देखो बी ने मेरा ये नुकसान किया है, अब बी मुझे कंपनसेशन भरे। सो कोर्ट क्या करेगा यहाँ पे कोर्ट ये होगा, कोर्ट जो होगा वो ये जो सारी घटनाओं, ये सारी चीजों को देखेगा और फिर कोर्ट बोलेगा कि चलो बी तुम कंपनसेशन भरो ए को, और कितने रुपए होंगे वो नुकसान के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो टॉर्ट में क्या होता है, टॉर्ट में कोई ऐसा नहीं हो रहा तुमको ऐसे कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, ये नहीं हो रहा है। मैंने क्या बताया कि जो टॉर्ट है वो सिविल का पार्ट है, तो सिविल में ऑफेंस नहीं होता है। सिविल में क्या देना होता है, सिविल में कंपनसेशन देते हैं कि आपके साथ में जो भी गलत हुआ है उसका कंपनसेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे ए कोर्ट में गया, ए ने बोला कि मेरी कार पे बी ने स्क्रैच मार दिए हैं, तो कोर्ट ने फिर बी से बोला कि चलो भैया तुम इसको 5,000 रुपए दो ताकि ये अपनी कार को ठीक करवा सके। क्लियर है? सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब इंटेंशनल टॉर्ट क्या है? वही वो सारी गलतियां, वो सारे टॉर्ट्स जो कि इंटेंशनली, जो कि किसी पर्सन ने इंटेंशनली किए हैं। ठीक है, इंटेंशनल टॉर्ट रिक्वायर क्लेमेंट टू शो दैट डिफेंडेंट कॉज्ड इंजरी और द पर्पस। अब इंटेंशनल टॉर्ट में हमने दो चीज देखा, एक तो क्लेमेंट होता है और एक डिफेंडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं, कौन कौन से हैं? क्लेमेंट और डिफेंडेंट। क्लेमेंट कौन होगा? क्लेमेंट वो होगा जो कोर्ट में क्लेम करेगा ना, मतलब मान लो कि मेरी कार पे सामने वाले इंसान ने स्क्रैच मार दिया है, तो मैं कोर्ट में दलील दे रहा हूं, क्लेम। ठीक है, तो क्लेमेंट, मैं क्लेम कर रहा हूं कि मुझे रुपए दो, मैं क्लेम कर रहा हूं मुझे रुपए दो जो तुमने स्क्रैच मारा है। और जो बी है वो अपने आप को कोर्ट में डिफेंड कर रहा है कि नहीं मैंने स्क्रैच नहीं मारे हैं। तो मैं क्लेम कर रहा हूं तो मैं हो गया क्लेमेंट, और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है तो वो हो गया डिफेंडेंट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? इंटेंशनल टॉर्ट रिक्वायर क्लेमेंट टू शो दैट डिफेंडेंट कॉज इंजरी और पर्पस। यहाँ पे क्लेमेंट को प्रूव करना होगा, क्लेमेंट को कोर्ट में बताना है कि ये जो डिफेंडेंट है इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, ही हैज कॉज्ड मी इंजरी। ठीक है, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। ठीक, डिफेंडेंट एक्शन ऑफ कॉज क्लेमेंट पर्टिकुलरली इंजरी और कॉज। यहां पे क्या हुआ है कि डिफेंडेंट के एक्शन से कुछ इंजरी, मतलब लगना ही नहीं होता है हाथ में, जैसे हम जो बोलते हैं ना, मतलब आपने नॉर्मल पढ़ा होगा इंजरी को हम बोलते हैं कि लग गया, यहाँ पे इंजरी मतलब मेरा क्या नुकसान हुआ है। सो यहाँ पे डिफेंडेंट का होगा, यहाँ पे डिफेंडेंट एक्शन ऑफ कॉज क्लेमेंट पर्टिकुलर इंजरी और कॉज। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली डिफेंडेंट के एक्शन से मुझे कुछ ना कुछ इंजरी, सामने वाले पर्सन को कुछ ना कुछ इंजरी, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा।
different intentional torts deals in different consequences or injuries. These tort may also have aspects of criminal law, but treating them also as a tort increases the possibility of higher compensation. अब यहाँ पे बात किया गया है कि चलो इंटेंशनल टॉर्ट तो हमें समझ में आ गया कि जानबूझ करके, कि सामने वाले ने जानबूझ करके स्क्रैच मार दिया। देखो दो तरीके से घटना घटती है, एक तो गलती से स्क्रैच लग गया और एक जानबूझ के कि वहां पे ब्लेड ही चला दी, तो ये जानबूझ के हुआ ना। सो इंटेंशनल टॉर्ट वो है जहां जानबूझ के चीजें यहां पे हुई है, ठीक है। सो इंटेंशनल टॉर्ट में भी हम क्या देखेंगे, इंटेंशनल टॉर्ट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग टॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इंटेंशनल टॉर्ट के भी हम लोग सब टॉर्ट्स जो होते हैं ना, सब पार्ट जो हैं उसको हम समझेंगे। अब इस ब्रैकेट में जो दिया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं। दीज टॉर्ट में ऑल्सो हैव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, बट treating them also as a tort increases the possibility of higher compensation। अब जब हम इंटेंशनल टॉर्ट के पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ पे लिंक करेगा। कैसे लिंक करेगा वो मैं बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी लॉ को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं, कोई भी लॉ जो होता है वो आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता है। हो सकता है कि कोई टॉर्ट है, हो सकता है कि कोई टॉर्ट है और वो उस पे कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट क्रिमिनल का भी आ जाता है, उस पे कहीं ना कहीं कोई एस्पेक्ट क्रिमिनल वाला भी आ जाता है कि नहीं ये गलत है, ये क्राइम भी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि अगर कोई ऐसा टॉर्ट है जिसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें तीन चार सजाएं होती है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि बहुत सारे क्राइम में तीन चार सजा होती है, तो वो क्राइम, अगर वो क्राइम किसी ने कर दिया हो तो ज्यादा कंपनसेशन मांग सकते हैं। ज्यादा कंपनसेशन क्यों मांग सकते हैं, मान लो कि कुछ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ तो हम इसे टॉर्ट में भी डील कर सकते हैं, या किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है, इसको हम टॉर्ट में और क्रिमिनल दोनों में ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा लॉ है कि जिसका ओवरलैप क्रिमिनल पे हो रहा है, अगर कोई ऐसा टॉर्ट है जिसका कि ओवरलैप क्रिमिनल लॉस पे हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम ज्यादा कंपनसेशन मांग सकते हैं। ऑफ कोर्स ज्यादा मांगेंगे हम, जब कोर्ट में दलील देंगे, जब वकील कोर्ट में दलील देगा तब वो क्या बोलेगा कि ये क्राइम भी है, ये भी है, फलाना ढूंढका, वो 100 बातें कर देगा और इसलिए वो ज्यादा कंपनसेशन मांगेगा कि देखो जज साहब इतना 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 वायलेशन हुआ है, अब ज्यादा कंपनसेशन दो। तो कुल मिला के यहाँ पे मतलब ये है कि वो टॉर्ट लॉ जिनका ओवरलैप हो रहा है क्रिमिनल लॉस पे भी, उसमें क्या होगा, उसमें सामने वाले पर्सन को ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा धाराएं लगेगी, यहाँ पे मतलब ज्यादा एक तरीके से चीजें होंगी, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा आपके खिलाफ गुना होंगे, धाराएं भूल जाओ, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए इजी टर्म्स में वैसा बोला। आपके खिलाफ ज्यादा आरोप लगेंगे तो ज्यादा आपको रुपए मिलेंगे, मतलब सामने वाले इंसान को कंपनसेशन मिलेगा। और इससे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो टॉर्ट लॉ है इसको हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं, और टॉर्ट लॉ ही नहीं कोई भी लॉ हो उसको हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। ये जो लॉज होते हैं ये हमेशा ओवरलैप करते, क्रिमिनल लॉज पे, सिविल लॉज पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टॉर्ट है उसमें 70% क्या है, सिविल है, तो 30% क्रिमिनल भी है, कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे ओवरलैप करती हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट्स। अब अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोलते हैं ना कि चीजें बदल जाती है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चीजें बदल जाती हैं। हम लोग घर पे भी ये बात होती है कि इसकी परिस्थिति के हिसाब से ऐसा ही करना है, तो वैसे ही अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई, लाइक बैटरी हो गया, फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो गया, असॉल्ट हो गया, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी हो गया और अनलॉफुल एग्रीमेंट हो गया। सो ये 5 तरीके के इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं जिनको कि हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि बैटरी क्या होता है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या होता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या होता है, अनलॉफुल एग्रीमेंट क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है। इन चीजों को हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी एंड असॉल्टी। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बैटरी एंड असॉल्ट का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आप बैटरी में, आपको वो वाली बैटरी नहीं देखना है, बैटरी बहुत तरीके की होती है, एक आपकी स्कूटी में डलती है वो बैटरी, एक टॉर्च वाले को भी बैटरी बोल दिया जाता है, ठीक है, या दिमाग की बत्ती नहीं जल रही क्या, वो वहां पे भी हम मतलब डे टू डे लाइफ में इसको हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, लेकिन लॉ की नजरों में बैटरी का मतलब डिफरेंट है।
तो सबसे पहले हम बैटरी को देखते हैं। अब बैटरी को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि एक लड़का थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, सबको थप्पड़ मार रहा है। तो एक ऐसा हम जब सामने वाला, जब फॉर एग्जाम्पल जब एक पर्सन सामने वाले इंसान पे मतलब उसे टच करे और उसे हार्म हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी इंसान को धक्का दे दिया तो मैंने उसको टच किया है और उसको हार्म हुआ है। सो ये क्या हो गया, ये हो गया बैटरी, ठीक है। जब आप किसी को टच कर रहे हो और उस टच करने से हार्म हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये फटफट फटफट थप्पड़ मार रहा है, किसी को धक्का दे दिया, धक्का देके गिरा दिया, किसी को धक्का देके गिराना, उसका बहुत खर्चा आ गया, उसका सिर विर फूट गया, ठीक है, हो सकता है वो उसकी डेथ ही हो गई। तो ये टॉर्ट और क्रिमिनल दोनों में ये हम इसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने किसी को धक्का दे दिया, सीढ़ियों से गिर गया, तो उसको कंपनसेशन भरना पड़ेगा ना। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, इस केस को हम बोलेंगे बैटरी। अब एक चीज और, एक यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, देखो यहाँ पे लॉजिक लगाओ। यहाँ पे मान लो कि किसी ने टच नहीं किया फिर भी हार्म कर सकता है। कैसे कर सकता है, मान लो मेरे पास एक गर्म पानी है, मतलब एक बाउल में बहुत सारा गर्म पानी है, अब बहुत तेज गर्म पानी है और वो गर्म पानी उठा के मैंने किसी के ऊपर फेंक दिया, तो सामने वाले इंसान को तो छाले हो जाएंगे, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, इससे हार्म हुआ। तो मतलब एक कुछ ऐसी एक्टिविटी करना कि जिससे सामने वाले पर्सन को हार्म हो रहा है। हाँ, मेन टच का है, बैटरी में हम टच का लेते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी। एक्सेप्शन कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने गर्म पानी एकदम फेंक ही दिया, एकदम फेंक दिया है, तो उसके ऊपर हार्म हो चुका है, तो वो हो गया है बैटरी, ठीक है। और 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, एक बार हम असॉल्ट और पढ़ लेंगे, तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, तब आपको बैटरी और असॉल्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब असॉल्ट में क्या होता है, देखो असॉल्ट में यह है कि ये गन रख रहा है लेकिन गन चला नहीं रहा। असॉल्ट एक तरीके से मतलब सिर्फ डराना होता है, आप टच नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डरा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब यही इंसान जो थप्पड़ मार रहा है, ये इंसान सिर्फ अपने ऐसे चाटा दिखाता और थप्पड़ नहीं मारता, तो ये क्या हो रहा है, सामने वाले इंसान को डरा रहा है, सामने वाले इंसान को बता रहा है। असॉल्ट मतलब ये होता है कि हम सामने वाले इंसान को बता रहे हैं कि हम कभी भी तुम्हारे खिलाफ बैटरी कमिट कर सकते हैं, मतलब बैटरी मतलब तुमको चाटा लगा सकते हैं। एक जो डराना होता है ना कि ऐसे डरा दिया, तो वो भी एक तरीके से हम टॉट में आ जाएगा कि हो सकता है कि किसी के डराने से सामने वाले इंसान पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा हो। मान लो सिर्फ सर पे गोली रख दी हो, ठीक है, बंदूक रख दी हो, अनलोडेड गन यहां पे रख दी हो, ठीक है, तो सामने वाला इंसान तो डर जाएगा, उसे क्या पता कि अनलोडेड गन है, उसको तो यही लगेगा कि ये बस मुझे मारने वाला है। वैसे ही वो गर्म पानी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मेरे हाथ में गर्म पानी है, बाउल में गर्म पानी है और मैंने उसे फेंका नहीं है, लेकिन मैं उसे बस ऐसे इशारे कर रहा हूं कि मैं फेंकने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया असॉल्ट। और अगर मान लो कि यहां पे ये गोली चला दी जाती, यहां पे थप्पड़ मार दिया जाता या गर्म पानी फेंक दिया जाता, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता बैटरी, ठीक है। एक बार इन दोनों इमेजेस को, इन दोनों को आप ध्यान से समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन दोनों को आप ध्यान से देखो, फिर हम आगे यहां से बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये चीज हमें क्लियर हो गई है। अब हम थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले उसे समझते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग लग गई कि बैटरी क्या है और असॉल्ट क्या है। सो बैटरी के बारे में देखते हैं। द इंटेंशनल टॉर्ट ऑफ बैटरी अकर्स व्हेन द डिफेंडेंट कॉजेज द टचिंग ऑफ द क्लेमेंट with an intents to cause harm or the offense. Both intent and causation are required for the tort of battery to occur. अब यहां पे हम चलते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, जो डिफेंडर है वो क्या कर रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है, तो यहाँ पे टच कर रहा है वो, और टच कर रहा है तो सामने वाले को क्या हो रही है, इंजरी हो रही है। अब मान लो वो ऐसे मारने जाता और वो थप्पड़ नहीं पड़ता, वो सामने वाला इंसान ऐसे आप मूवी में नहीं देखते ऐसे पीछे हो जाता है, वैसे हो जाता, तो फिर वो बैटरी नहीं होता, ठीक है। इंटेंट भी होना चाहिए, मतलब मारने का इंटेंशन भी था और जो इंटेंशन था वैसी ही चीजें हुई, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। देन यहाँ पे assault is when defendant intends to make a claimant think that he is about to suffer a battery, and as a result the claimant does the claimant does think that he is about to suffer a battery. अब यहाँ पे क्या होता है, डिफेंडेंट सिर्फ ऐसा दिखाता है सामने वाले पर्सन को, क्लेमेंट को दिखाता है कि मैं तुझे मारने वाला हूं, ठीक है। और सामने वाला इंसान क्या सोचता है, ये बहुत जोर से करारा तमाशा मारेगा, ये अब मुझे बहुत जोर से धक्का देने वाला है या फिर मेरे ऊपर एक गोली चलाने ही वाला है। सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि ये बहुत जोर से मारने वाला है, तो वो क्या हुआ, उसको लगेगा कि बैटरी होने ही वाला है, मतलब बैटरी मतलब थप्पड़ मार दिया तो बैटरी हो गई और सिर्फ थप्पड़ दिखाया तो असॉल्ट हो गया।
तो उसे लगेगा कि बैटरी होने ही वाला है। The perception of the claimant is important. So if the defendant points an unloaded gun at the claimant who does not know that it is unloaded and he thinks he is about to get the shot, this is amount to assault which can take place without battery. यहाँ पे जो सामने जो परसेप्शन है वो इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को ये परसेप्शन होना चाहिए ना, सामने वाले इंसान के मन में आ जाना चाहिए कि ये बहुत जोर से मारने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये अनलोडेड गन वाला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जो कि मैंने आपको इमेज भी लगा के बताई थी कि एक अनलोडेड गन मेरे यहाँ पे लाके रख दी और मुझे नहीं पता ये अनलोडेड गन है, लेकिन मुझे तो ये लगेगा ना कि ये मारना चाह रहा है। तो मेरा परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्लेमेंट का परसेप्शन मैटर करता है। ठीक है, बैटरी कैन टेक प्लेस विदाउट असॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल समवन में हिट अनदर पर्सन फ्रॉम बिहाइंड। अब जो बैटरी है, ठीक है, हम वापस इस पे चलते हैं। ये जो बैटरी है बिना असॉल्ट के हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखो देखा जाए तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि जब भी बैटरी होगा तो असॉल्ट होगा ही। क्यों होगा? मान लो मैं थप्पड़ मार रहा हूं तो पहले ये थप्पड़ सामने वाले इंसान को दिख रहा है कि मैं मार रहा हूं, तो पहले असॉल्ट हुआ फिर बैटरी हुई। लेकिन आप ये सोचो कि अगर हो सकता है कि मैं किसी इंसान को पीछे से मारूं तो यहां पे असॉल्ट कहां होगा? सामने वाले इंसान ने तो देखा ही नहीं। सो बैटरी कैन टेक प्लेस विदाउट असॉल्ट। इस चीज को आपको यहां पे ध्यान रखना है। यही चीज एमसीक्यू में पूछी जाती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सो क्या बैटरी बिना असॉल्ट के पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई पीछे से थप्पड़ मारेगा तो सामने वाले इंसान को थोड़ा ना दिख रहा है कि वो थप्पड़ मार रहा है। ठीक है, सो बैटरी कैन टेक प्लेस विदाउट असॉल्ट। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। सो आपको बैटरी और असॉल्ट वाली ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई। देन क्या है? देन है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से हम क्या समझेंगे कि किसी इंसान को हमने इलीगली हमने कमरे में बंद कर दिया है, उसे हम बोलेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। मान लो एक चोर है, चोरी करके भाग रहा है। ठीक है, अब आपने उसको पकड़ लिया। अब जब आपने उसको पकड़ा है तो अब आपको पता है कि ये भाग जाएगा, तो आपने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। तो ये चीज सही होगी। ये चीज सही क्यों होगी? क्योंकि अगर आप उसको कमरे में बंद नहीं करते तो क्या होता? तो वो भाग जाता, तो ये चीज सही मानी जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऐसी आप एक दिन स्कूल में से छुट्टी हो रही थी और एक आपका क्लासमेट क्लास में सो जाता है। ठीक है, तो आपने सोचा चलो इसके मजे लेते हैं, तो आपने उसके क्या किया? रूम में बंद करके चले गए और उसे पता भी नहीं। अब जब वो उठा तो गेट ठकठका रहा, परेशान हो रहा है। सो ये क्या होगा? ये होगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे जो इंसान बंद होता है उस इंसान को ये पता नहीं होना चाहिए, मतलब उसके कंसेंट से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दो भाई बहन खेल रहे हैं। ठीक है, अब बहन बोलते कि भाई मैं तुझे बंद करूंगी, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे पता है और मैंने कंसेंट दिया कि हाँ ठीक है तो मुझे बंद कर देना, फिर बाद में गेट खोल देना। ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तब होगा जब क्लेमेंट की कंसेंट नहीं लिया गया है और क्लेमेंट को ऐसे बंद करके भाग गए हैं या इलीगली। ठीक है, ये काम इलीगली हुआ है। साथ ही साथ जो चोर वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि चोर चोरी करके भाग रहा है तो हमको उसको बंद करना ही पड़ेगा, तो वो लीगल है। लेकिन हम किसी को ऐसे ही पकड़ के परेशान करने के लिए अंदर बंद करके जा रहे हैं तो वो इलीगल है, एंड दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसे मेरे मेंटल पे प्रेशर, मेरा दिमाग पे प्रेशर पड़ा है, ठीक है, और मैं उसे जानबूझ के बंद करके जा रहा हूँ। मान लो कोई इंसान अंदर है, मतलब इसमें जो इंसान अंदर बंद होगा उसे मेंटल स्ट्रेस होगा, वो गेट ठकठकाएगा, पानी हो सकता है नहीं पिया हो, तो इस तरीके से फिर उसको वैसा कंपनसेशन देना होगा। ठीक, सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वाली चीज भी आपको समझ में आई। नाउ ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू लैंड मतलब ये है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे कोई नहीं आएगा, मेरी प्रॉपर्टी पे कोई भी इलीगली हर कोई अंदर नहीं घुस जाएगा, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप होते कौन हो। ठीक है तो ऐसे हमने बहुत सारे ये चीजें देखी है, आपने बहुत सारे ये बोर्ड भी देखे होंगे कि कीप आउट, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये डू नॉट एंटर, ये क्या है? ये बता रहे हैं कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। सो ट्रेसपास टू लैंड में क्या हुआ? ट्रेसपास टू लैंड में क्या हम किसी की प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको समझना है कि मान लो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरा खेत है और यहाँ से नीचे से कोई सुरंग बना दी है, तो क्या ये ट्रेसपास टू लैंड होगा या नहीं होगा? अब मेरी प्रॉपर्टी तो ये है, अब मेरी प्रॉपर्टी के नीचे से सुरंग बनाई है या मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर से कोई सी चीज उड़ रही है या मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कोई कैमरा लगा दिया। मान लो ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ से 10-1 फीट 12-15 फीट के ऊपर किसी ने कोई कैमरा लगा दिया, पास में एक पेड़ था, लाइक यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे ये पेड़ है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे किसी ने कैमरा लगा दिया है और
और नीचे से एक सुरंग बना दी गई है। सो ये क्या मेरी ट्रेसपास टू लैंड, ये ट्रेसपास टू लैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे है। अब नीचे क्या एक इंसान क्या कर रहा है और ऊपर क्या कर रहा है उससे मुझे क्या मतलब, ये ट्रेसपास टू लैंड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रीजनेबल हाइट पे, नीचे भी और ऊपर भी एक रीजनेबल हाइट पे चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आप बोलोगे कि सर प्लेन तो उड़ता है, तो प्लेन कितने ऊपर उड़ रहा है, एक रीजनेबल हाइट बोला मैंने, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 10 फीट या 15 फीट पे चीजें आप उड़ा रहे हो, या फिर आप क्या कैमरा लगा रहे हो 10-15 फीट पे, ये पॉसिबल, ये इलीगल है। लेकिन एक रीजनेबल हाइट, अब वो जा रहा है 40-50 फीट ऊपर, तो भैया वो तो रीजनेबल है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे जस्ट सुरंग बना रहे हो तो ये नहीं है, क्योंकि ये जस्ट मेरी प्रॉपर्टी के बहुत नीचे है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये समझ में आ गई। अब नीचे बहुत नीचे से मेट्रो निकल रही है तो निकालो भैया, मेरी प्रॉपर्टी ऊपर है, लेकिन एक रीजनेबल हाइट कि मेरी प्रॉपर्टी यहां तक है और तुमने बस यहीं पे तुमने क्या किया है, यहीं पे तुमने सुरंग बना दी है, तो ये ट्रेसपास टू लैंड होगा। बाकी एक अगर रीजनेबल हाइट पे होता है तो कोई इशू नहीं है। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट है ट्रेसपास टू चैटल। ट्रेसपास टू चैटल क्या है, ट्रेसपास टू चैटल बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी का है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कि ये महिला जो है ये क्या कर रही है, ये गाड़ी पे स्क्रैच मार रही है, ठीक है। तो कार क्या है, कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये हुआ है कि मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ने नुकसान पहुंचाया है। मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, इतने में एक औरत आई, उसने मेरी कार पे स्क्रैच मार दिया, तो इसने मेरी प्रॉपर्टी को क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। तो इसने क्या किया, ट्रेसपास टू चैटल, आप मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो और वो भी जानबूझ के, ऐसे स्क्रैच पड़ गए हैं मेरी कार पे, ठीक है। सो मैं इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ट्रेसपास टू चैटल क्या हो गया, ट्रेसपास टू चैटल मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है एंड ट्रेसपास टू लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हुई। नाउ कन्वर्जन, द टॉट ऑफ कन्वर्जन इन समवॉट रिलेटेड विद द टॉट ऑफ ट्रेसपास टू चैटल। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, देन मैं आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दूंगा। Conversion occur when the defendant intentionally uses or intermeddles with the chattels of the claimant in such a serious way that it's become a fair to ask for compensation or money payment for the total prior value of the chattel. In other words, the defendant is forced to buy the chattel for a purchase price based on original value, so that remedy in conversion is forced to sale. Conversion is applicable in many situations, including where the chattel is taken, transferred to someone else, changed, misused और damaged. अब देखो कन्वर्जन में क्या हो रहा है, कन्वर्जन जो होता है वो ट्रेसपास टू चैटल, मतलब जो ट्रेसपास टू चैटल्स है उसी से रिलेटेड है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड है। अब इसमें मान लो कि मेरी एक कार है, ठीक है, मैंने मेरी कार मेरे फ्रेंड को दी थी, उससे बोला कि ठीक है भाई तुझे 1-2 दिन के लिए कार की जरूरत है तो कार लेके चल जा। अब उसने क्या किया, उसने वो कार बेच दी किसी और थर्ड पर्सन को। तो ये क्या हुआ, ये एक तो वो मेरी कॉन्सेंट से कार लेके गया, यहाँ मैं कॉन्सेंट दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉन्सेंट किस लिए दिया था, मैंने उसे कॉन्सेंट दिया था कि हाँ तू चला के मुझे 2 दिन बाद वापस करना, लेकिन उसने आगे बेच दी, तो मैं उससे पूरे उस कार के रुपए वसूल करूंगा, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई। या मैंने उसे कार दे दी, उसने कार बहुत बुरी तरीके से कहीं ठोक पिक के आ गया, तो मैं उसे पूरी कार के रुपए वसूल करूंगा। यहाँ पे जो कन्वर्जन है, यहाँ पे बेसिकली ये ट्रेसपास टू चैटल से रिलेटेड है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। बस इसमें यह है कि मैं अपना मतलब जो क्लेमेंट है वो कंसेंट दे रहा है, वो कंसेंट दे रहा है कि हाँ भैया तू मेरी प्रॉपर्टी ले जा, लेकिन बाद में उस प्रॉपर्टी को या तो उसने आगे बेच दिया या उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, सो वो मुझे कंपनसेशन देगा। ये है ट्रेसपास टू चैटल। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मैं ये एग्जाम्पल भूल गया, मैंने आपको स्क्रैच वाला बताया। एक और एग्जाम्पल था कि आपकी कार पार्किंग में खड़ी है, ठीक है, वो व्हाइट कलर की है लेकिन उसको कोई ब्लू कलर करके चले गया है, तो ये ट्रेसपास टू चैटल हुआ कि भैया तुमने हमारी कार की स्थिति खराब कर दी है, ठीक है। सो ये वाली चीज भी समझ में आ गई। देन अनलॉफुल हैरासमेंट। अनलॉफुल हैरासमेंट एक तरीके से क्या है, अनलॉफुल हैरासमेंट में हम ये समझेंगे कि कुछ चीज़ों में हमने बैटरी और असॉल्ट देखा था कि कोई थप्पड़ मार रहा है तो हार्म हो रहा है, या फिर कोई सिर्फ दिखा रहा है उसी से हार्म हो रहा है। लेकिन कई बार ये होता है कि कोई फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ, फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकता है। मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि किसी ने मजाक किया,
जैसा कि आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है कि किसी ने मजाक किया। क्या मजाक किया? एक लेडी के पास में गया और उससे बोला कि आंटी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है एंड ही इज नो मोर, वो एक्सपायर हो गया है। तो उस माँ की क्या स्थिति होगी जब एक इंसान उससे ये बोलेगा? हो सकता है वो माँ कोमा में चली गई हो, ठीक है, नर्वस अटैक आ गया हो और पता चला वो मजाक कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ है अनलॉफुल हैरेसमेंट का एग्जांपल। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे उसने वो आंटी को पागल बनाया कि आंटी तुम्हारा बेटे का एक्सीडेंट हो गया है एंड ही इज नो मोर, अब वो एक्सपायर हो गया है। इसकी वजह से वो आंटी क्या है, वो मेंटल कोमा में चली गई है, लेकिन वो बेटा था वो जिंदा था। सो ये क्या हुआ? ये अनलॉफुल हैरेसमेंट हो गया। आप किसी को अनवांटेड कॉल या मैसेजेस भेज रहे हो तो सामने वाले इंसान के दिमाग में वो बहुत प्रेशर पड़ा, उसे बार बार परेशान कर रहे हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट भी अनलॉफुल हैरेसमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ क्राइम से भी रिलेट करती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ टॉर्ट से भी रिलेट करती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ को आपको एक साथ में पढ़ना होगा। हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते कि अभी मैं सिर्फ टॉर्ट पढ़ूंगा, अभी मैं सिर्फ क्रिमिनल लॉ पढ़ूंगा। जो लॉ होते हैं, जो क्राइम हो रहा है, जो घटना घट रही है, उसमें अलग अलग लॉस के अलग अलग डायमेंशन होंगे और आपको भी वो डायमेंशंस देखने होंगे। नहीं तो आप बोलो कि सर ये तो हमने क्रिमिनल लॉ में भी हो जाएगा, ये तो क्राइम भी तो है सर, ऐसा कर। बिल्कुल क्राइम है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट का भी वायलेशन है। वो इंसान चाहे तो कंपनसेशन की डिमांड कर दे, वो इंसान चाहे तो जेल में भेज दे, ठीक है। वो तो क्लेमेंट के ऊपर है कि क्लेमेंट का वकील क्या दलील देता है कोर्ट में, और जजेस के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। तो अनलॉफुल हैरेसमेंट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। देन इन्वेजन टू प्राइवेसी। इन्वेजन टू प्राइवेसी का सबसे अच्छा पेपराजी हम लोग देखते हैं कि आप लोग, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं कि जो फोटो क्लिक की जाती है, ठीक है, अब वो फोटो क्लिक करी जाती है तो बिना पूछे फोटो क्लिक कर ली जाती है, ठीक है, बिना पूछे फोटो क्लिक करी जाती है। एक तरीके से इन्वेजन टू प्राइवेसी है। ये जो इन्वेजन टू प्राइवेसी है ये एक नया तरीके का टॉर्ट है, ठीक है। अभी इसको डेवलप होना बाकी है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में इसका इंट्रोड्यूस हुआ है ये, और हर इंसान चाहता है कि मेरा पर्सनल स्पेस है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें। अगर आप मेरे पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर कर रहे हैं तो इससे मुझे ही मेंटल प्रेशर मिल रहा है और आपको उसका भुगतान भरना पड़ेगा। सो आप लोग जो कई बार मूवी स्टार्स और ये फिल्म स्टार्स जाते हैं तो हम लोग ऐसे फोटो सेल्फी लेने लगते हैं। अगर आप पूछ के ले रहे हैं तो वो लीगल है, लेकिन अगर आप पूछ के नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं, तो वो इलीगल एक तरीके से। देखो आपके खिलाफ इन्वेजन टू प्राइवेसी वाली चीजें हो सकती हैं। सो ये जीता जाता है एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, जो कि डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते ही होंगे, मुझे बताने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। आई होप आपको इंटेंशनल टॉट पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जो मैं आपको इंटेंशनल टॉट समझाना चाह रहा हूँ वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम नेग्लिजेंस की बात करेंगे। अभी आपने इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझी होगी, और इन वीडियोज़ को आप रिवाइज करते रहिए क्योंकि क्लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, कुछ इस तरीके की स्क्रीन होगी आपके लैपटॉप या फोन पे, जिसमें नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक क्लासेस लिखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग में क्या है? एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल सीरीज करके है, जहां पे क्या होगा, जहां पे आप अपने लीगल नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा लीगल नॉलेज है आप लोगों के लिए, क्लैट वगैरह की जानकारी की, ये सारे एग्जाम्स क्या होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उन सब की जानकारी है। तो आप एक बार एक्स्ट्रा लर्निंग में जाके वहां पे भी विजिट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, क्लास 12 के जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज यहाँ पे नजर आएगा। अगर आप क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। अगर आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लास 12 लीगल स्टडीज के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगे, और जो भी वीडियोज होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोज अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 का बताया है, सेम
सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स इसी फॉर्मेट में यहाँ पे अरेंज मिलेंगे। सो आप किसी भी क्लास के वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक बिल्कुल जितने भी वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है क्लास केजी से क्लास 12 तक, सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, अपने भाई बहनों को, अपने कोचिंग टीचर्स को, ठीक है, इन सभी को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।